मैं और वो चूमे, ये मजाक बन गया और सब हंसने लगे। कहते थे मैं हमेशा उसी के आसपास घूमती रहती हूँ। हम दोनों बस यूं ही बिना सोचे समझे प्यार में पड़ गए। बाद में मैंने गलती से सुन लिया, वो बार में अपनी बेस्ट फ्रेंड से धीरे धीरे बोल रहा था कि मुझसे रिलेशनशिप में रहना तो एक टॉर्चर जैसा है। मुझे बुरा लगा। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और पूछा, तुझे किसी और लड़की के पास जाना है ना? ठीक है, मैंने भी कोई और ढूंढ लिया है, चल ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी बात सुने बिना मैं सीधा वहां से निकल गई। बस इसी तरह बिना कुछ साफ हुए हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर 7 साल बाद मैं अपने छोटे भाई को लेकर हॉस्पिटल गई चेकअप के लिए, और वहां अचानक उससे मुलाकात हो गई जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर बन चुका था। उसने एक नज़र मेरे साथ खड़े शियाओ छिंग पर डाली और बोला, तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। शियाओ छिंग ने नाक सिकोड़ी, कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने एक नज़र से उसे चुप करा दिया। शियाओ छिंग की उलझन भरी नज़रों के सामने मैं बस मुस्कुरा दी। हाँ, मेरा बेटा 6 साल का है। सोम यूनन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। इतना छोटा बच्चा है और तो उसे उस तरह की जगह ले जाती है। इसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता? मैंने होंठ भींचे और उससे नजरें फेर लीं। उसकी आंखों में उलझन थी। पूछा, तो क्या तूने शुरू से ही इस बच्चे की माँ के लिए मुझे छोड़ा था, नई जिंदगी शुरू करने के लिए? इतना कहकर वो सीधा पलटकर चला गया। मैं बस उसकी पीठ को गायब होते देखती रही। दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तभी जो शियाओ छिंग मुझे लगातार देख रहा था, उसने अचानक मेरी कलाई कसकर पकड़ ली और घबराकर बोला, भाई फिर से नाक से खून आ रहा है, वो डॉक्टर बुलाने जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जेब से टिश्यू निकाली और नाक के नीचे लगा खून पोंछ दिया। घबराए हुए शियाओ छिन को देखकर मैंने बस सिर हिला दिया। कहा, हड्डी वाला मुर्गा तो खाया नहीं, उल्टा तुझे डरा दिया। शियाओ छिन डर से कांपते हुए सिर हिलाकर मेरा हाथ कसकर थाम लिया। बोला, घर चलते हैं। मेरा दिल भर आया। मैं शियाओ छिन का हाथ पकड़कर क्लिनिक से बाहर निकल गई। गलियारे में खड़े होकर दूर खिड़की के पास मुझे सॉन्ग यूनैन दिखा, किसी को फोन कर रहा था। उसकी आंखों में वही नरमी थी जो पहले सिर्फ मुझे देखते वक्त होती। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं खुद को हमेशा से समझाती आई हूँ, 7 साल हो गए, उसकी नई जिंदगी है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी दुख रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रास्ते में शियाओ छिंग मेरा कपड़ा पकड़कर अचानक पूछने लगा, वो जो लेडी डॉक्टर थी, वो कौन थी? और मैंने उससे क्यों कहा कि शियाओ छिंग मेरा बेटा है? मैं एक पल के लिए ठिठक गई। जाहिर है, 7 साल पहले वाली उस आग की वजह से। 7 साल पहले मैं केमिस्ट्री की सबसे टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान केमिकल लीक हो गया और मुझे सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। मेरे और सोंग यूनियन के दोनों परिवार बस आम मिडिल क्लास फैमिली थे, और उस वक्त उसे विदेश पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। मैं सोंग यूनियन का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। सोंग यूनियन, चल हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे तुझसे बेहतर कोई और मिल गया है। आज भी मुझे साफ याद है उस पल उसकी आंखें कैसे लाल हो गई थीं। नाक के नीचे फिर से गर्म एहसास हुआ। मैंने टिश्यू से नाक बंद कर ली। वो मेरा पुराना दोस्त था। अगर आगे कभी उस डॉक्टर से मिलना हुआ तो उसके सामने मुझे पापा बुलाना। शियाओ छिंग को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा उदास होकर उसने हामी भर दी। कल ही मेरे डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीमारी के हिसाब से मेरे पास अब 2 महीने से ज़्यादा नहीं बचे। मैं वहीं बैठी थी। शियाओ छिंग घर पहुंचकर दवा लेते ही मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। मैं एक पल रुकी, फिर एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करते ही सामने से मैसेज आया, किसी ने उसे रेफर किया था मेरे पास आने के लिए। पहले तो मन में था कि मना कर दूं, पर सोचते सोचते आखिर में मान गई। ये आखिरी काम होगा, फिर मैं ये काम छोड़ दूंगी। फ्री में इतने सालों में कभी किसी को काम नहीं किया, पर उस आदमी की पीठ बिल्कुल सोंग यूनिन जैसी लग रही थी। मना नहीं कर पाई। उस आदमी ने एक मैसेज भेजा, कल वो अपनी होने वाली वाइफ के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करेगा। पूछा क्या मेरे पास टाइम है मेकअप ट्रायल के लिए। मैंने सोचकर जवाब दिया, हाँ है। सामने से एक एड्रेस आया, शहर के बीचों बीच वाले शी यूएन ब्राइडल शॉप का। शायद सोंग यूनियन को देखने की वजह से रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह शियाओ छिंग को स्कूल छोड़कर मैं अपना मेकअप बैग लेकर शी यूएन ब्राइडल शॉप पहुंची। दुकान के बाहर खड़े होकर मुझे धुंधला सा याद आया, कैसे सोंग यून एन के साथ डेट पर वो मेरा हाथ कसकर पकड़कर शोकेस के बाहर खड़ा होकर वो सुंदर वेडिंग ड्रेस देखता था और कहता था कि वो जरूर होने वाले दूल्हे सू जिन हुई की आवाज़ सुनाई दी। मैं आवाज़ की तरफ देखा और एक पल के लिए ठिठक गई। वो शक्ल में बिल्कुल उस लड़के जैसा लगा था जो एक्सपेरिमेंट में हादसे के वक्त मेरे साथ था। उस हादसे में वो लड़का मर गया था और मैं उसका निकल आई थी। मैं कुछ पूछने ही वाली थी कि एक थकी हुई आवाज़ ने मुझे रोक दिया। मैंने सू जिन हुई के पीछे खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखा। वो सोंग यूनन थी। वो सफ़ेद वेडिंग ड्रेस पहने हुए थी, बिल्कुल वैसी जैसी मेरे सपनों में शादी की दुल्हन होती थी। सू जिन हुई मेरे सामने आया, तभी मुझे समझ आया कि सोंग यून एन ही उसकी होने वाली वाइफ है, जिसकी शादी में मैं मेकअप करने आई हूँ। मैंने मुश्किल से एक हल्की मुस्कान दी। सू जिन हुई बड़ा बातूनी टाइप का था। जब मैं उसे मेकअप कर रही थी तो उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। इतनी गर्मी में फुल स्लीव्स और पैंट्स पहनकर गर्मी नहीं लगती? पीछे सोफे पर बैठी सोंग यून एन ने फिर से देखा। मिरर में हमारी नजरें मिली, पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ ठंडापन था। शायद उसे डर था कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे उसके और सू जिन हुई के रिश्ते में दिक्कत आए। मैंने बिना सोचे अपनी स्लीव नीचे खींच ली। बीमारी की वजह से मेरे हाथ पैरों पर बड़े बड़े नील पड़े हुए थे। मैंने बनावटी हल्केपन से कहा,
कल थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, बस निशान छुपाने हैं। कहते हुए मैंने फिर से मिरर में सोंग यून एन को देखा। वो पहले ही सिर झुकाकर डिज़ाइन शीट देखने लगा था। मैंने खुद पर हंसते हुए सोचा, चलो ठीक है, ये मेकअप उसके लिए मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लो। मेकअप पूरा होते ही सूजिन हुई खड़ा होकर सोंग यून एन के पास गया। बोला, इस लुक में तू और भी ज़्यादा सोंग यून एन जैसी दिखती है। सोंग यून एन ने आंखें उठाकर देखा। तुरंत उसकी आंखों में नरमी आ गई। बोली, जिन हुई तो वैसे भी बहुत हैंडसम है। मैं मेकअप का सामान समेटने का नाटक करते हुए सिर झुका लिया। हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। दिल में भी ठंडक फैलने लगी। पता नहीं मैं वहां कब तक खड़ी रही। एक अच्छी तरह से तैयार महिला अंदर आई। जिन हुई। वेडिंग फोटोज कैसे आईं? मुझे देखते ही उस महिला का चेहरा बदल गया। वो सीधा मेरी तरफ आई और एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। तू है वो हत्यारन जिसने जिन झो को मारा। मेरे गाल में जैसे आग लग गई हो। कान में सन्नाटा गूंजने लगा। जिन झो वही था जो एक्सपेरिमेंट के हादसे में नहीं बच पाया था। पता चला आज का दूल्हा उसी का छोटा भाई था। आवाज सुनकर सुजिन हुई बाहर भागा आया। सु आंटी चीखते हुए जिन हुई को बताने लगी कि मैं ही उनके बेटे की मौत की वजह हूँ। सो आंटी की बातों से पता चला कि जिस दिन हादसा हुआ था वो जिन झो का बर्थडे था। मैं समझाना चाहती थी कि केमिकल लीक होना एक हादसा था, पर सिर उठाते ही मेरी नज़र सू जिन हुई के पीछे खड़े सोंग युन एन से मिली। गला जैसे किसी ने दबा दिया हो। उसने जिन हुई को कुछ नहीं समझाया। अब जब मामला इतना बिगड़ चुका था, उसे और कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने नाखून हथेली में गड़ाकर खुद को संभाला। मिस्टर सू, आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। मैंने झुककर माफ़ी मांगी। मेकअप बॉक्स उठाया और वेडिंग शॉप से भागकर निकल गई। सिर झुकाए में चलती रही जब तक गले में जलन बर्दाश्त से बाहर नहीं हो गई। कूड़ेदान के पास जाकर एक मुंह खून की उल्टी कर दी। जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। वो सूजिन हुई का कॉल था। उसने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी। कहा कि मुझे 7 साल पहले की बात के लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। सूजिन हुई अपने भाई जैसा ही नरम दिल था। इन 7 सालों में रात के सन्नाटे में मुझे हमेशा एक ही ख्याल आता, अगर उस दिन भागते वक्त मैंने डेटा बचाने में लगे जिन झों को खींच लिया होता तो शायद वो भी बच जाता। उल्टा उस हादसे की वजह से मुझे सू जिन हुई ने कॉल काट दिया। मैं चुप रही क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगी भी या नहीं। दोपहर को शियाओ छिंग को स्कूल से लेकर घर पहुंची। गली के मोड़ पर पहुंचते ही देखा सोंग युन एन पेड़ की छांव में खड़ा है। मैंने बिना सोचे शियाओ छिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। शियाओ छिंग को मेरी कही बात याद थी। ऊपर देखकर बोला, पापा। सोंग युन एन ने भी देखा। उसकी भौहें ऐसे सिकुड़ी थीं जैसे कोई गहरी परेशानी हो। मैंने अपने हाथ भींचकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? सोंग युन एन मुझसे 1 मीटर दूर आकर रुक गया। उसने कहा कि मैं जिन हुई की शादी में मेकअप आर्टिस्ट बनने से मना कर दूं। बोला, अगर मैं शादी में दिखी तो सु आंटी का रिएक्शन क्या होगा? जिन हुई पहले ही अपना एक अपना खो चुका है। मुझे उसकी शादी और बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उसकी बातों ने मेरी बेबसी पूरी तरह बिखेर दी। गले में फिर से जलन शुरू हो गई। मैंने कई बार थूक निगलकर खुद को संभाला। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। सोंग युन एन ने एक नज़र मेरी टांग पकड़े शियाओ छिंग पर डाली, फिर नज़र मेरी बांह पर टिक गई। उसकी भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। पूछा, क्या तलाक की वजह डोमेस्टिक वायलेंस थी? मेरा दिल कांप गया। तभी नोटिस किया कि मेरी दाईं बांह से पट्टी थोड़ी दिख रही थी, काफी बड़ा हिस्सा। सोंग युन एन बोला, सू जिन हुई अच्छा इंसान है और वो खुद भी तो एक अच्छा इंसान था। सच में परफेक्ट मैच थे। ठंडे दिल से एक जिंदगी जीना, ये तो मेरी अपनी किस्मत है। इतना कहकर वो पलटकर चला गया। मेरा पूरा दिल जैसे समंदर में डूब गया हो, ठंडक ऐसी कि बर्दाश्त से बाहर। शायद अब सोंग युन एन से दोबारा मुलाकात ही नहीं होगी। दिल में तेज दर्द फैल गया। गले की जलन फिर रोक नहीं पाई। खांसते ही मुंह में खून का स्वाद भर गया। शियाओ छिंग जल्दी से मुझे घर ले आया। पानी का गिलास देकर बोला, भाई कुल्ला कर लो। मैंने गिलास लिया। तभी शियाओ छिंग बोला, भाई कल ब्लड डोनेट करने का दिन है। मैं एक पल रुकी, फिर शियाओ छिंग को गले लगा लिया। शियाओ छिंग, तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? जब मुझे ये बीमारी हुई थी, डॉक्टर ने कहा था शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मुझे बचाया जा सके। इसी वजह से मम्मी पापा ने बड़ी उम्र में शियाओ छिंग को जन्म दिया। 6 साल का शियाओ छिंग सालों से मुझे खून देते रहने की वजह से। पर उस ऑपरेशन के बाद भी मेरी हालत में सुधार नहीं आया। यहाँ तक कि शियाओ छिंग को भी पेट की तकलीफ हो गई। ये सोचकर मेरा दिल जैसे किसी गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा हो। बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। शियाओ छिंग की आवाज़ ने मेरा ध्यान वापस खींचा। वो अपनी दुबली पतली छाती फुलाकर बोला, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो तो एक छोटा मर्द है, मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। मुझे याद है मैंने उससे वादा किया था, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो उसे एम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगी। मैंने उसके छोटे से कांपते शरीर को गले लगा लिया। अगले दिन मैं शियाओ छिंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। चेकअप के बाद एम्यूजमेंट पार्क चलेंगे, ठीक है? शियाओ छिंग के चेहरे की चिंता कुछ कम हो गई। मैंने उसका सिर सहलाया। अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि सामने से सोंग यून आ गया। हम दोनों बिना कुछ बोले सीधा एक दूसरे के पास से गुजरने वाले थे, पर सोंग यून एन की नज़र मेरी गर्दन पर पड़ी और वो रुक गया। घर से निकलते वक्त मिरर में देखे लाल निशान याद आए। मैंने हाथ से गर्दन ढक ली। इस मौसम में मच्छर काट ले तो नॉर्मल बात है,
तू इतना मेरा ख्याल रखेगी तो मुझे लगेगा तेरे मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मुझे लगता है हम अजनबी बनकर रहें तो ही बेहतर है। आखिर मैं तेरा और सू जिन हुई का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। शियाओ छिंग की मम्मी भी मुझसे पैच अप के लिए कह रही है। मैंने सॉन्ग यून एन के दांत पीसने की आवाज़ सुनी। अच्छा है, मैं धीरे धीरे खत्म हो रही हूँ। पर सॉन्ग यून एन का तो अभी भी अच्छा भविष्य बाकी है। इस बार मैं शियाओ छिंग का हाथ पकड़कर ब्लड डिपार्टमेंट से निकल गई। डॉक्टर के केबिन में जाकर देखा। डॉक्टर पहले ही मेरी रिपोर्ट देख चुकी थी। इस वक्त भी मैं हंस पा रही थी। उल्टा डॉक्टर को दिलासा दिया। डॉक्टर, इन 7 सालों में मेरी ज़िंदगी के लिए आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। आप दुखी मत होइए, मुझे तो राहत मिलने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। आप भी आगे खुश रहिए। रिपोर्ट संभालकर मैं केबिन के बगल वाले कमरे में पहुंची। दरवाजे की छोटी खिड़की से देखा। शियाओ छिंग ने अपनी पतली सी बांह आगे बढ़ाकर नर्स से कहा, ज्यादा खून निकाल ले। जबकि शियाओ छिंग को इंजेक्शन से सबसे ज्यादा डर लगता है। मेरी जबरदस्ती की मुस्कान टूट गई। आंखें भर आईं। शियाओ छिंग को पता न चले, इसलिए जल्दी से वहां से हट गई। सीढ़ियों में आंखों से आंसू इतने बहे कि आंखें भी नहीं खुल रही थीं। पर इस वक्त मैं यहीं छुपकर चुपचाप अपनी दबी हुई फीलिंग्स बाहर निकाल सकती थी। सू आंटी की बात याद आई। अगर मैं मर जाऊं तो सू आंटी और सू जिन हुई भी अपना कोई अपना नहीं खोएंगे। मेरे पापा को भी काम करते करते हार्ट अटैक से मरना नहीं पड़ेगा। मेरी मम्मी को भी रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर गांव लौटते वक्त एक्सीडेंट में नहीं मरना पड़ेगा। शियाओ छिंग को भी रोज रोज मेरी बीमारी की टेंशन लेकर खून देने की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा मरना सबके लिए अच्छा है, बस शियाओ छिंग की चिंता है। यही सोचते हुए मैंने कॉल लगाई। हेलो, मैं शू युयांग बोल रही हूँ। पहले आपसे कहा था एक भरोसेमंद अनाथालय के बारे में पता करने के लिए। कोई खबर मिली? अभी बात खत्म ही हुई थी कि सामने सीढ़ियों का दरवाजा खुला। सोंग यूनन अभी भी इमरजेंसी वाली स्टेराइल यूनिफॉर्म पहने अंदर आया। उसने पलटकर दीवार पर लगा ब्लड डिपार्टमेंट बोर्ड देखा। नजर मुझ पर टिकी। गुस्से से भरकर बोला, बीमार होना कोई गुनाह नहीं, पर बच्चे को छोड़ देना गैर कानूनी है। मुझे समझ आया सोंग यून एन को गलतफहमी हुई है। उसे लगता है शियाओ छिंग बीमार है और मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। मैंने भारी आंखें झपकाई। जबरदस्ती ठंडा दिखने की कोशिश की। सोंग यूनन, ये मेरा मामला है, तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। सोंग यूनन गुस्से में हंस पड़ा। कुछ और बोले बिना वो पलटकर चला गया। मैंने लालच से उसकी पीठ को देखा, नाखून हथेली में गड़ाकर खुद को रोका कि पीछे न भागूं। वापस वार्ड में जाकर ब्लड टेस्ट के बाद मैंने डॉक्टर के एडमिट होने की सलाह ठुकरा दी। पर शरीर ऐसा हो गया था कि 2 कदम चलना भी दर्दनाक था। आखिर हिम्मत नहीं जुटा पाई। शियाओ छिंग को शहर वाले पार्क नहीं ले जा पाई। अगले दिन शियाओ छिंग को स्कूल छोड़कर मैं अकेली शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान पहुंची। कब्रिस्तान के कर्मचारी ने मैं दोनों कब्रों के सामने खड़ी हो गई। मम्मी पापा की फोटो थोड़ी धुंधली पड़ चुकी थी, पर उनकी नरम नजरें ऐसी लग रही थीं जैसे टाइम और स्पेस के पार से मुझ पर टिकी हों, जैसे वो अभी भी यहीं हों। मैं झुककर उनकी पसंदीदा डिश कब्र के सामने रखी, पत्तों को साफ किया। मम्मी पापा, मैं फिर आपसे मिलने आई हूँ। इस बार शियाओ छिंग को साथ नहीं लाई, क्योंकि मुझे आप दोनों से अकेले में कुछ कहना था। सॉरी, मैं सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कब्र के सामने आंखें धुंधली हो गईं। मैंने चश्मा साफ किया, फिर से आंखें खोली तो भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी समझ आया, ये तो मेरी अपनी आंखों की रोशनी कम हो रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी पापा, सॉरी, मैं अब शियाओ छिंग का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। जब मैं वहां आऊंगी तो खुद माफी मांग लूंगी। आप दोनों मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जरूर मुझे लेने आओगे। इतना कहकर मैंने मेरे हाथ में जो चिट्ठी बची थी वो सूरजमुखी की तरफ एक ही दिशा में बढ़ रही थी। मुझे एक और शख्स से विदा लेनी थी, उस हादसे में जो जिनझो मरा था उससे। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कब्र के सामने फिर से सोंग यून एन और सू जिनहुई से मुलाकात हो जाएगी। सू जिनहुई की आंखें हल्की लाल थीं, पर मुझे देखते ही उसने एक मुस्कान बना ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझे याद होगा कि उसके भाई को सूरजमुखी पसंद था। मैंने आंखें झुकाकर सूरजमुखी जिनझो की फोटो के नीचे रख दी। दिल में बहुत कुछ कहने को था, पर किसी और के सामने होने की वजह से आखिर में बस इतना बोली, जिनझो को सूरजमुखी सबसे ज्यादा पसंद था। सू जिनहुई ने मुझे गौर से देखा, फिर भी चाहता था कि मैं उनकी शादी में शामिल हो जाऊं। मैंने बिना सोचे नजर सोंग यून एन की तरफ उठाई। उसकी भौहें सिकुड़ी थीं, जबड़ा कसकर बंद था। मुझे उसकी पहले कही बात याद आ गई। सू जिनहुई पहले ही एक भाई खो चुका है। मेरी वजह से उसकी सबसे ज्यादा इंतजार वाली शादी बर्बाद करने की कोई वजह नहीं। मैंने बिना सोचे हाथ खींच लिया। सॉरी, तेरी शादी वाले दिन मुझे कहीं दूर जाना है। फिर भी मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। दोबारा सोंग यूनन को देखा, खुदगर्जी से उसके साथ आखिरी विदाई ले ली। इस बार जाने के बाद शायद हमेशा के लिए। लगा बहुत अफसोस की बात है। सोंग यूनन ने जिनहुई को पहले गाड़ी में जाने को कहा। बोला उसे मुझसे कुछ बात करनी है। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। बिना सोचे फिर से अपनी स्लीव खींच ली। सू जिनहुई ने उलझन से हम दोनों को देखा, पर कुछ पूछा नहीं और चला गया। अब वहां बस मैं और सोंग यूनन ही बचे थे। मैं अभी भी सोच रही थी कि कहीं कुछ भेद खुल तो नहीं गया।
तभी सोंग यूनान ने गंभीर आवाज में हंसते हुए कहा, अब उसे समझ आ गया है कि मैंने अचानक बच्चे को अनाथालय भेजने का फैसला क्यों किया। उसे लगा मैं खुद अकेले कहीं दूर भाग जाना चाहती हूँ। ये पहली बार था जब मैंने सोंग यूनन की आवाज में इतनी साफ नफरत महसूस की। मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, मैं भी सोंग यूनन के लायक नहीं थी। हाँ, वो औरत जिसके पास न पैसा है न बैकग्राउंड, ऊपर से बच्चा भी बीमार है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कहते हुए मैं फिर से मुस्कुराई। सोंग यून एन ने हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ ली, इतनी पतली कि उसकी लंबी उंगलियां आराम से घेर लें, फिर भी बहुत जगह बच जाए। जब वो हैरान कर रुका, मैंने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया। मुझे टच मत कर। सोंग यून एन को मेरे इस धक्के से नजरें पूरी तरह ठंडी हो गईं। पूछा, अगर मैं चली गई तो शियाओ छिंग कैसे जिएगा? सोंग यून एन के पकड़ने से मेरी कलाई दर्द से कांप रही थी। मैंने बस उसे कोट की जेब में छुपा लिया। जो भी हो, मैं फैसला कर चुकी हूँ। सोंग यून एन ने देर तक मुझे देखा। आखिर में ठंडे लहजे में बोला, 7 साल पहले जब मैंने उसे छोड़ा था तो उसे कभी पछतावा नहीं हुआ था कि उसने मेरे साथ रिश्ता रखा, पर अब उसे पछतावा है। सोंग यूनैन पलटकर चला गया। मैं वहीं खड़ी होकर राहत की सांस ली। ये भी अच्छा ही है। सोंग यूनैन के दिल में मैं जितनी बुरी बनूंगी, जाने के बाद उसे उतना ही कम दुख होगा। सोंग यूनैन, दुआ है तू बिना किसी मलाल के नई जिंदगी शुरू करे। मुझे कभी याद मत करना। मुझे नहीं पता आखिर में मैं घर कैसे पहुंची। बस इतना याद है कि आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई थी। शायद सच में अब वो वक्त आ गया था जब दिया बुझने वाला था। मुझे बार बार हल्का बुखार आने लगा। रोज वाली दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। अक्सर नींद खुलने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, समझ ही नहीं आता दिन है या रात। साथ ही खून की उल्टी भी और तेज हो गई। पूरी बाह पर नील पड़ चुके थे। अब घर से बाहर निकलना तो दूर, बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। शियाओ छिंग दिन रात मेरी देखभाल करता रहा। सोने के बाद मुझे अक्सर उसके धीरे धीरे सिसकने की आवाज सुनाई देती, पर मेरे सामने वो इतना समझदार बनकर रहता कि दिल दुखता था। फिर एक सुबह मुझे अनाथालय से कॉल आया। शियाओ छिंग बाहर निकल चुका था। मुझे राहत मिली, पर कॉल कट होने से पहले ही मुंह से खून की बड़ी उल्टी हो गई। सोचा था हमेशा की तरह बर्दाश्त कर लूंगी, पर इस बार नाक से भी खून बहने लगा। रुक ही नहीं रहा था। कटोरा लेकर अंदर आया। शियाओ छिंग डर के मारे कटोरा फेंककर दौड़ा आया। मेरा फोन उठाकर 120 डायल कर दिया। मैं उसे डराना नहीं चाहती थी, पर मेरा हाथ ही ऊपर नहीं उठ रहा था। जल्द ही एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई दी। मैं तो पहले से ही जाने की तैयारी कर चुकी थी, पर होश खोते वक्त भी एक अफसोस रुक नहीं रहा था। काश शियाओ छिंग को एम्यूजमेंट पार्क ले गई होती। इमरजेंसी रूम की लाइट बंद हुई। सोंग यूनैन ने रात भर काम करके आखिरी ऑपरेशन पूरा किया। एक हाथ में स्टेराइल कपड़े पकड़े, दूसरे हाथ से फोन उठाकर बाहर निकली। बेस्ट फ्रेंड बाई निंग निंग की तेज आवाज से सिर दर्द होने लगा। पूछ रही थी वो अभी तक शादी वाली जगह क्यों नहीं पहुंची। सोंग यून एन ने माथा दबाया, लिफ्ट का डाउन बटन दबाया। सोंग यून एन को हमेशा लगता कुछ छूट रहा है। इतने दिनों की बेचैनी। वो सोच रही थी बाई निंग निंग और सू जिन हुई की शादी खत्म होते ही मौका निकालकर मुझसे एक बार मिलेगी। बगल वाली इमरजेंसी लिफ्ट से टिंग की आवाज आई। दरवाजा खुलने से पहले ही अंदर से आवाज बाहर आ गई। पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग है, विटल्स बहुत कमजोर, अभी हार्ट रेट 112, बीपी। सोंग यून एन ने पलटकर देखा। मेडिकल स्टाफ स्ट्रेचर पर पेशेंट को लेकर तेजी से उसके पास से गुजरे। स्ट्रेचर के पीछे एक बच्चा लड़खड़ाते हुए दौड़ रहा था। उसकी दर्दनाक चीखें हर किसी का दिल दहला रही थी। सोंग यून एन पूरी तरह जम गई। वो बच्चा तो मेरा बेटा शियाओ छिंग था। वो तुरंत मुड़ी। हेलो यून, क्या हुआ? फोन में बाई निंग निंग की आवाज आई। सोंग यून एन को होश आया। उसने निंग निंग से कहा, किसी और को ढूंढ ले, वो शादी वाली जगह नहीं पहुंच पाएगी। उसने सीधा कॉल काट दी और इमरजेंसी रूम की तरफ दौड़ी, पर एक नर्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। नर्स ने सोंग यून एन की बेचैन आंखें देखीं। तुरंत समझ गई कि अभी लाई गई इस पेशेंट से उसका कुछ रिश्ता जरूर है। नर्स ने पूछा, क्या अंदर वाला उसका कोई अपना है? सोंग यून एन की नज़र इमरजेंसी रूम से हटी। उसने मुंह खोला पर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। नर्स को उस पर तरस आया। वो पहले ही रात भर कई ऑपरेशन कर चुकी थी। उसे दोबारा ऑपरेशन थिएटर में जाने की परमिशन नहीं दी। सोंग यून एन ने नीचे देखा तो पता चला उसके दोनों। अचानक उसकी शर्ट खींची गई। नीचे देखा तो शियाओ छिंग की आंखें मिली। शियाओ छिंग ने सोंग यून एन से कहा, दीदी मेरे भाई को बचा लो। नर्स ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। सोंग यून एन को महसूस हुआ जैसे दिल पर फिर से जोरदार वार हुआ हो। उसने शियाओ छिंग को गले लगा लिया। सॉरी। शियाओ छिंग ने अपनी बांह आगे बढ़ाकर सोंग यून एन को दिखाई। उसकी याद में लगभग हर बार हॉस्पिटल आने पर उसे खून देना पड़ता था, इसलिए उसे सीधा लगा कि इस बार भी वैसा ही होगा, बस थोड़ा ज्यादा खून चाहिए होगा। दुबला पतला सा बच्चा, पता नहीं इतनी ताकत कहां से आई। सोंग यून उसे संभाल ही नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियाओ छिंग को अभी की स्थिति कैसे समझाए। शियाओ छिंग के घर के पड़ोस वाली आंटी वहां पहुंच गई। आंटी ने सोंग यून को देखा। उसे पहले कभी नहीं देखा था, पर शियाओ छिंग को गोद में उठाकर पूछने लगी, मेरी हालत कैसी है? सोंग यून के होंठ कसकर बंद रहे। काफी देर चुप रही। ज्यादा अच्छी नहीं। वो खुद इमरजेंसी डॉक्टर थी। अभी बस एक नज़र में समझ गई थी कि मेरा ब्लीडिंग लेवल कितना ज्यादा है। उसे साफ याद था, मेरा रेयर पांडा ब्लड ग्रुप है। चाहे शियाओ छिंग को पूरा खून निकाल भी लें तो भी शायद मुझे बचाना मुमकिन न हो। अभी सिर्फ ब्लड बैंक
और पांडा ब्लड सपोर्ट ग्रुप के मेंबर्स के आने का इंतजार था। सोंग यून एन को भी समझ आ गया, उसने मुझे 7 साल तक धोखा दिया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल हाथ से जकड़ लिया हो, दर्द से जैसे फटने वाला था। पूरे गलियारे में सांस लेना मुश्किल हो गया। वो बेचैनी से चाहती थी कि अपनी अभी की सोच गलत साबित हो जाए। आंटी बातें करने लगी, पढ़ाई में कितनी अच्छी थी, सुना था आगे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी जा सकती थी, पर एक हादसे की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा, घर पर रहनी पड़ी। फिर तबीयत थोड़ी ठीक हुई, स्कूल वापस जाने की तैयारी थी कि पता चला कोई एनीमिया की बीमारी है। मैंने तो देखा उसका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता गया। शियाओ छिंग पता नहीं कब चुप हो गया। सोंग यूनन की गोद में सिर रखकर चुपचाप आंसू बहाने लगा। सोंग यूनन खाली नजरों से आंटी की टूटी फूटी बातें सुनती रही, जैसे दिल में एक के बाद एक सुई चुभ रही हो। आखिर जब अंधेरा घिर आया, डॉक्टर दीवार वाले दरवाजे से बाहर निकला। पेशेंट फिलहाल खतरे से बाहर है, पर यह क्रिटिकल कंडीशन फॉर्म है, कोई साइन करेगा? हैरान होकर सोंग यून एन को देखा। कलीग होने के नाते उसने कभी नहीं सुना था कि सोंग यून एन का कोई मंगेतर है, पर ज्यादा नहीं पूछा। कानूनी तौर पर सोंग यून एन मेरी रिश्तेदार नहीं मानी जाएगी। सोंग यून एन ने शियाओ छिंग का सिर सहलाया। यही इकलौता परिवार है, अभी छोटा है, साइन नहीं कर सकता, कहते हुए उसने एक बदसूरत सी मुस्कान बनाई। आखिर में उसने खुद ही साइन कर दिया। जो भी नतीजा होगा मैं भुगतूंगी। फॉर्म हाथ में लेकर मेरा नाम देखा। एक पल के लिए फिर सिहर गई, पर तुरंत खुद को संभाल कर अपना नाम साइन कर दिया। सोंग यून एन ने कभी सोचा नहीं था कि 7 साल बाद उसका नाम मेरे नाम के साथ फिर से इस तरह की परिस्थिति में आएगा। मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सोंग यून एन शियाओ छिंग को लेकर मोटे शीशे के पार अंदर बेड पर लेटी मुझे देखती रही। मुझे डर है कि मैं भी मम्मी पापा की तरह छोटे से बॉक्स में बंद होकर जमीन के नीचे चली जाऊंगी। शियाओ छिंग को मौत का मतलब कुछ कुछ समझ आने लगा था। सोंग यून एन का दिल जोर से कसा। उसने अभी अभी वक्त निकालकर मेरी मेडिकल फाइल देखी थी। अब तक जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे खुद नहीं पता था वो शियाओ छिंग को दिलासा दे रही थी या खुद को। हमारे बीच अभी भी गलतफहमी सुलझी नहीं थी। उसने मुझसे किए कई वादे अभी भी पूरे नहीं किए थे। फिर मैं कैसे जाने का सोच सकती थी। दोनों बाहर खड़े रहे जब तक ड्यूटी नर्स आकर उन्हें भगाने नहीं लगी। डॉक्टर सोंग, फैमिली मेंबर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। सोंग यून ने नजरें हटाईं। नर्स से कहा कोई भी हालत बदले तो तुरंत फोन करे। ये बड़ा छोटा, दोनों की आंखें लाल हो चुकी थीं। एक की पलकें अखरोट जैसी सूजी हुई थीं। देखकर दिल पसीज जाता। सोंग यून एन बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए शियाओ छिंग को लेकर वहां से निकली। ये सोंग यून एन का पहली बार मेरे घर में कदम रखना था। घर बिल्कुल खाली खाली सा था, बस कुछ मामूली फर्नीचर, टीवी स्टैंड पर दवाइयों की बोतलें भरी पड़ी थीं। शियाओ छिंग ठंडा पानी लेकर आया, सोंग यून एन को पीने को दिया। ये बच्चा इतना समझदार था कि दिल दुखता था। सोंग यून एन ने उसके बालों में हाथ फेरा, कहा आज वो शियाओ छिंग के साथ रहेगी। अब रात के 2 बज चुके थे। शियाओ छिंग भी सच में थक चुका था, जल्दी ही सो गया। आंखें बंद करते ही दिमाग में सिर्फ खून से लथपथ मेरा चेहरा घूम रहा था। अंधेरे में सिर्फ शियाओ छिंग के भाई बुलाने की धुंधली आवाज गूंज रही थी। शायद शरीर पूरी तरह थक चुका था। सोंग यूनन को खुद नहीं पता कब आंख लग गई। करीब 5 बजे उसका फोन अचानक बज उठा। वो लगभग बिस्तर से उछल पड़ी। सामने से नर्स ने बताया कि मुझे अभी होश नहीं आया, पर थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई हूँ, अभी बड़बड़ा रही हूँ। पूछा क्या सोंग यूनन सुनना चाहेगी? सोंग यूनन ने बिना सोचे हामी भर दी। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि सोंग यूनन ने वॉल्यूम पूरा बढ़ाया, फिर भी सिर्फ कुछ धुंधले शब्द ही सुन पाई। पर आखिर मुश्किल से समझ आया, शियाओ छिंग, अम्यूजमेंट पार्क। सोंग यून एन ने मुड़कर बगल में सोए शियाओ छिंग को देखा। फिर से रो रही है, कह रही है ठीक होते ही उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगी। सोंग यून एन का दिल अचानक नरम पड़ गया। उसने बिना सोचे अगले दिन ही शियाओ छिंग को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का फैसला किया। वो मुझे बताना चाहती थी कि जो बात मेरे दिल में अटकी थी वो उसने पूरी कर दी। फोन के स्पीकर से फिर मेरी धीमी आवाज आई, पर इस बार सोंग यून एन कितनी भी कोशिश करे, बस तो जैसी एक आवाज ही सुन पाई। उसका गला जैसे किसी ने दबा दिया हो, कोई आवाज नहीं निकली। उसे नहीं पता था कि उस वक्त मैं उसे याद कर रही थी या नहीं, वो सो वाला शब्द उसका नाम पुकार रहा था या नहीं। पर मुझे जानते हुए जो बातें मैंने कभी नहीं कही वो उसे सुनना पसंद नहीं करेगी। जैसे मैंने बीमारी का पता चलते ही उससे ब्रेकअप किया, जैसे दोबारा मिलने पर झूठ बोला कि मेरा बच्चा है, फिर भी उसे, उसका दिल जितना उलझा और तड़पा हुआ था, गुस्सा भी था, पर आखिर में सब कुछ बेबसी में बदल गया। और ये दिन सुबह सुबह ही सोंग यून एंड शियाओ छिंग को लेकर अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे। दोनों हाथ पकड़कर हर राइड में गए, ढेर सारी फोटोज खींची, फिर बिना रुके सीधा हॉस्पिटल वापस आए। आइसोलेशन गाउन, मास्क, शू कवर पहनकर हाथ धोए, सैनिटाइज किया। नर्स जरूरी बातें बताते हुए उन्हें अंदर ले गई। अब शीशे की रुकावट न होने से मेरा चेहरा और साफ दिख रहा था। सोंग यून एन के कदम रुक गए। अचानक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। शियाओ छिंग भी वहीं रुक गया। अजनबी माहौल में गलती होने के डर से वो सोंग यून एन की टांग से कसकर चिपक गया। कई बार गहरी सांस लेकर सोंग युन एन आखिर आगे बढ़ी, बेड के पास पहुंची। शियाओ छिंग बिना सोचे आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने वाला था, पर उसे वो जबरदस्ती नाक सिकोड़ने से खुद को रोकता रहा। डर था कहीं मुझे पता न चल जाए। फिर एक उत्साहित आवाज में मुझे बताने लगा, आज वो अम्यूजमेंट पार्क गया था, बहुत मजा आया, मेरी गो राउंड बहुत अच्छा था,
कॉटन कैंडी भी बहुत टेस्टी थी और भी बहुत कुछ बताना चाहता था, पर गला कांपने से आगे बोल नहीं पाया। सोंग यूनएन ने अपना गर्म हाथ उसके सिर पर रख दिया। शियाओ चिंग सच में बहुत खुश था। दोनों ने मिलकर झूठ बोलने में साथ दिया। काफी देर चुप्पी के बाद सोंग यूनएन ने फिर बोलना शुरू किया। शू यूयांग, उसने मेरा नाम पुकारा, बताया कि सू जिन हुई की होने वाली वाइफ उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो टाइम पर नहीं आ पाई, इसलिए कुछ वक्त के लिए उसकी जगह ली थी। उसे मेरे और शियाओ छिंग के रिश्ते के बारे में भी पता है। सोंग यूनएन की तेज नजर ने देखा। मेरी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। ऑक्सीजन मास्क के नीचे मेरे होंठ हिले। सोंग यून एन झुककर पास आई। इस बार साफ सुना। मैं फिर से सॉरी बोल रही थी। सोंग यून एन की आंखें तुरंत भर आईं। उसने कहा उसने मुझे माफ कर दिया, कहा वो मुझसे प्यार करती है। तभी हार्ट मॉनिटर से बिना किसी संकेत के अचानक एक लंबी बीप की आवाज आई। आईसीयू में मौजूद सारे लोग तुरंत दौड़ पड़े। मुझे इमरजेंसी पैसेज में ले गए। सोंग यून एन उस दरवाजे के पास जड़वत खड़ी रही, हिली तक नहीं। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि मैं अब तक सिर्फ शियाओ छिंग से किए एक वादे के लिए जिंदा रुकी थी। अब वो वादा उसकी जगह पूरा हो चुका था। अब मुझे तकलीफ में और जीने की जरूरत नहीं थी। जैसा सोंग यूनएन को पहले से अंदाजा था वैसा ही हुआ। इस बार मुझे बचाया नहीं जा सका। पूरी तरह तैयार होने के बावजूद जब मुझे सफेद कपड़े से ढककर बाहर लाया गया, सोंग यूनएन को लगा जैसे सिर घूम गया हो। शियाओ छिंग उसका हाथ पकड़कर दौड़ा, दिल फाड़ देने वाली आवाज में रोने लगा। सोंग यूनएन भी आगे बढ़ना चाहती थी, पर उसकी दोनों टांगें जैसे जड़ पकड़ चुकी थीं। 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। सोंग यूनएन, तुम्हारी आइसक्रीम मेरे कपड़े पर गिर गई। उस वक्त आंसू झरने की तरह बह निकले। गुस्सा, खुशी, फिर बाद में मेरी ठंडी सी शांति, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। सोंग यूनएन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पूरी तरह बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो हॉस्पिटल के रेस्ट रूम में थी। बाई निंग निंग और सू जिन्होंने बगल में बैठे चिंता से उसे देख रहे थे। बाई निंग निंग ने पहले पूछा सोंग यूनएन को क्या हुआ। कल अचानक सोंग यूनएन ने शादी में ना आने की बात कही थी। उसे लगा शायद कोई गंभीर इमरजेंसी केस आ गया होगा, पर आज सीधा सुना कि सोंग यूनएन बेहोश हो गई। सू जिनहुई ने बाई निंग निंग का हाथ खींचकर पूछने से रोका। उसे सोंग यूनएन और मेरे रिश्ते के बारे में साफ पता नहीं था, पर पहले जब दोनों मिले थे तब भी उसे कुछ महसूस हुआ था। सुना है इंसान के मरते वक्त सबसे आखिर में सुनने की शक्ति जाती है। क्या ये सच है? बाई निंग निंग ने ईमानदारी से कहा। उसे इस बारे में कोई पक्की रिसर्च नहीं मिली। सोंग यूनएन ने फिर आंखें बंद कर लीं। उसे उम्मीद थी ये सच हो। उम्मीद थी उस वक्त कहीं अपनी बात मैंने सुन ली हो। फिर उसे डर भी लगा, कहीं मॉनिटर की आवाज़ इतनी तेज थी कि मैंने ठीक से न सुना हो तो। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली। सामान्य होकर उठ खड़ी हुई। उसे शियाओ छिंग को ढूंढना था। सूजिन हुई और बाई निंग निंग ने एक दूसरे को देखा, साथ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सोंग यून एन ने शियाओ छिंग को मुर्दाघर में ढूंढ निकाला। शियाओ छिंग के पास काले सूट में एक आदमी खड़ा था। आदमी ने पलटकर सोंग यून एन को देखा। उसकी पहचान पक्की नहीं थी, पर शियाओ छिंग को आगे बढ़कर सोंग यून एन का हाथ पकड़ते देख आदमी ने तुरंत समझाया कि वो मेरे अंतिम संस्कार का इंतजाम करने आया वर्कर है। उसने उस वक्त की मेरी लिखी बात सोंग यून एन को दिखाई। कोई मेमोरियल सर्विस नहीं चाहिए, सीधे अंतिम संस्कार करके मेरी चुनी हुई कब्र में दफना देना। सोंग यून एन हल्का सा हंसी। तो उस दिन कब्रिस्तान में मुझसे मुलाकात इसलिए हुई थी क्योंकि मैं खुद अपने लिए कब्र चुनने गई थी। वो कहीं दूर जाने वाली बात असल में उससे विदाई लेने जैसी थी। मेरा कोई खास दोस्त नहीं था। मरते वक्त भी उसे बताने का ख्याल नहीं आया। सोंग यूनएन ने वर्कर से कहा, यह सारा काम वो खुद करेगी। वर्कर ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। सोंग यूनएन ने बिल्कुल शांत रहकर मेरा अंतिम संस्कार करवाया। फिर मुझे मम्मी पापा की कब्र के बगल में दफना दिया। कब्र के सामने ढेर सारे सूरजमुखी सजा दिए। शियाओ छिंग काले कपड़े पहने पूरे वक्त उसके साथ रहा, एक शब्द नहीं बोला। आसमान से फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। सोंग यूनएन शियाओ छिंग को घर छोड़ने गई। शू के घर के बाहर उसे एक अजनबी औरत मिली। औरत ने अपना आईडी खाया। वो युआन अनाथालय की डायरेक्टर थी। एक बच्चे को लेने आई थी। सोंग यूनएन को याद आया कि मैंने सच में एक अनाथालय से संपर्क किया था। उसने सिर झुकाए शियाओ छिंग को देखा। डायरेक्टर से कहा कि अब से शियाओ छिंग उसके साथ रहेगा। औरत ने शक भरी नजरों से सोंग यूनएन को कई बार ऊपर नीचे देखा। बोली, ये नियमों के खिलाफ है। बच्चे का अभी कोई गार्जियन नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में उसे अनाथालय के हवाले किया था। सोंग यूनएन उसे साथ नहीं ले जा सकती। सोंग यूनएन के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद भी साबित नहीं कर सकती थी कि शियाओ छिंग से उसका कोई रिश्ता है। औरत ने उसकी तरफ देखे बिना झुककर शियाओ छिंग से कहा, सामान समेट ले, उसके साथ चलना है। शियाओ छिंग सिर झुकाए दरवाजा खोलकर अंदर गया। सोंग यूनएन भी पीछे पीछे गई। आंखों के सामने शियाओ छिंग को अपना सामान समेटते देखती रही। शियाओ छिंग ने सोंग यूनएन से कहा, मेरा सामान बहुत कम है, बस ये फोन उसके लिए छोड़ रहा है। शियाओ छिंग ने इसी फोन में सोंग यूनएन की फोटो देखी थी, इसीलिए इन दिनों उसके साथ बिना डरे आना जा कर पाया। मैं अब नहीं रही। सोंग यूनएन के पास कुछ तो याद के तौर पर रहना चाहिए, जैसे उसके बैग में मेरी इस्तेमाल की हुई घड़ी है। सोंग यूनएन ने रातों रात बड़े हो चुके इस बच्चे को देखा। दिल में एक अजीब सी खटास भर गई। शियाओ छिंग ने हाथ उठाकर कहा, बाय दीदी,
फिर पलटकर अपना सामान समेटे अनाथालय की डायरेक्टर के साथ चला गया। सोंग यून एन पूरी तरह खाली हो चुके कमरे को देखती रही, दिल में जैसे अचानक एक बड़ा खालीपन आ गया हो। उसने फोन अनलॉक करके कॉल लगाया। सू जिन हुई से कहा, एम्यूजमेंट पार्क वाली फोटोज में जहां भी वो दिख रही है सबको मुझसे बदले। सू जिन हुई हैरान होकर बोला, उसके पास तो मेरी कोई फोटो ही नहीं है। सोंग यून एन ने आंखें बंद की, 7 साल पुरानी फोटोज याद आईं। मुझसे जुड़ी हर चीज उसे संभाल कर रखनी थी। सू जिन हुई ने कहा, जल्द ही इंतजाम कर देगा। कॉल काटकर सोंग यून एन उस घर में अकेली शाम तक बैठी रही, फिर ताला लगाकर निकल गई। अपने घर लौटकर जब पूरी तरह अकेली रह गई तभी उसका रोना फूट पड़ा। आखिर में उसे याद आया कि शियाओ छिंग का छोड़ा हुआ फोन उसने अभी तक देखा नहीं। मेरे फोन के कवर पर लिखा था सेहत और सलामती। उसका दिल फिर से जोर से चुप गया। फोन ऑन करके याद आया शियाओ छिंग ने उसे पासवर्ड नहीं बताया था, पर पता नहीं कैसे उसने अपने आप 6 नंबर डाल दिए, 151008। वो तारीख जब हम साथ थे। फोन अनलॉक हो गया। सोंग यून की उंगली फोन पर रुकी रही, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कहीं इस फोन में उसके बारे में कुछ भी न मिले। फिर डर ये भी था कि कहीं कुछ ऐसा राज ना खुल जाए जो उसे पहले नहीं पता था। काफी देर उलझने के बाद आखिर उसने मेरा फोन देखने का फैसला किया। होम स्क्रीन बिल्कुल साफ थी, जैसे इस इंसान का कोई एंटरटेनमेंट का शौक ही ना हो। पर उसे साफ याद था, मुझे पहले ऑनलाइन अपनी जिंदगी शेयर करना बहुत पसंद था। कभी कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने पर, कभी कोई टेस्टी केक खाने पर। कहती थी अच्छी मूवी देखी तो शेयर जरूर करती थी। सोंग यून एन ने अपने सीने के कपड़े कसकर पकड़े, होंठ भींचे। रिसेंट यूज्ड ऐप्स में जाकर वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप खोला। डेट देखी, आज 7 अगस्त थी। रिकॉर्डिंग फाइल्स 15 जुलाई से शुरू हो रही थीं, यानी शू यूएन से मिलने वाले दिन से। उसके बाद हर दिन एक रिकॉर्डिंग थी। 2025 15 जुलाई, रात 10:31। थोड़ा तबीयत खराब है, शायद फिर बुखार आ गया है। अभी बुरा सपना देखा शायद, पर उठते ही याद नहीं रहा। मरना कैसा महसूस होता है, सच कहूं तो अभी भी डर लगता है। पर सोचती हूँ दूसरी दुनिया में कोई मेरा इंतजार कर रहा है तो डर कम हो जाता है। बाहर बहुत रोशनी है। आज चांद कैसा दिख रहा होगा। अफसोस अब साफ नहीं दिखता। आज फिर सॉन्ग यूनियन को देखा, जिन झो की कब्र के पास सू जिन हुई के साथ। दोनों साथ खड़े इतने परफेक्ट लग रहे थे, सच में जोड़ी बनती है। सच कहूं तो थोड़ी जलन भी हुई, पर उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जो भी दिमाग में आया वैसे ही बोल दिया, कोई खास लॉजिक नहीं था। आखिर में एक हल्की सी आह भरी, सोंग यूनैन, अब शायद हर मुलाकात आखिरी मुलाकात जैसी होगी। अफसोस आज भी तेरा चेहरा साफ नहीं देख पाई। सोंग यूनैन को लगा जैसे समंदर की लहरें उस पर टूट पड़ी हों। सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल जैसे रेगमाल पर रगड़कर जलाया जा रहा हो, दर्द से भरा। 2025 16 जुलाई, सुबह 8:12। एक दिन और जी ली, अच्छा लगा। शियाओ छिंग स्कूल जाने को राजी नहीं। कहते हैं बच्चे असल में सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उसे कुछ पता नहीं चलेगा ना। अफसोस अभी बुखार नहीं उतरा, वरना शियाओ छिंग के साथ एम्यूजमेंट पार्क चली जाती। इतना बड़ा हो गया, अभी तक वहां गया ही नहीं। आज बाहर नहीं निकलूंगी तो शायद सोंग युन एन से भी नहीं मिलूंगी। सोंग युन एन को पता नहीं कब नींद लग गई। जब आंख खुली तो वो एक स्कूल में खड़ी थी। बगल के नोटिस बोर्ड पर केमिस्ट्री कंपटीशन के विजेताओं की लिस्ट लगी थी। सोंग युन एन फर्स्ट प्राइज में मुस्कुराती मेरी फोटो देख रही थी। जब मैंने केमिस्ट्री कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था तब मैं 3rd ईयर में थी। सोंग यूनन अपने हाई स्कूल फ्रेंड से मिलने इस स्कूल आई थी। नोटिस बोर्ड पर मेरी मुस्कान देखते ही खिंची चली गई, देखती ही रह गई। दूर से कुछ लड़कों की आवाजें आईं, फिर वही टीचर की क्लास। सबसे बोरिंग क्लास है, फोन भी चुपके से नहीं चला पाते। वो आवाज जो हड्डियों तक धसी हुई सी लगी, शिकायत मत कर, क्लास लगने वाली है, जल्दी चलते हैं। सोंग यूनन का पूरा शरीर अकड़ गया। उलटकर देखा तो कुछ लड़के एक दूसरे के कंधे पकड़े क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। सबसे दाईं तरफ वाले लड़के का चेहरा साइड से धूप में चमक रहा था, बिल्कुल असली जैसा नहीं लग रहा था। सोंग यूनिन की आंखें सिकुड़ गईं, मुंह से निकल गया शू युयांग। मैं एक पल के लिए रुकी, उलझन से उस दिशा में देखा। मैंने सोंग युन एन के चेहरे को 2 सेकंड घूरा। ये लड़की जो मेरा नाम पुकार रही थी उसे पहचानती नहीं थी। हमारी सच में पहली मुलाकात एक दोपहर हुई थी। क्लास खत्म होने के बाद सोंग युन एन अपने हाई स्कूल फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। मैं वहां से गुजर रही थी और गेंद इत्तेफाक से सीधा मुझसे। मेरे दिल में जो खोई हुई चीज वापस मिलने वाली खुशी थी वो रुक ही नहीं रही थी, पर मेरा रिएक्शन तेज था। मैंने पीछे नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये तुम हो? मैंने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी, थोड़ी अजीब लगी, फिर भी सिर हिलाकर बोली, हाँ कुछ काम है। इस पर सोंग युन एन फिर से नर्वस होने लगी। उसने कई बार जेब टटोलकर आखिर फोन निकाला। क्या हम कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं? मेरे बगल में खड़ी रूममेट्स तुरंत हंस पड़ी। मुझे पहले कुछ खास नहीं लगा था, पर रूममेट्स की हंसी से मेरा चेहरा भी लाल हो गया। मैं जल्दी से सोंग यून एन के फ़ोन में अपना अकाउंट लिख दिया, फिर पलटकर चली। चलो चलो, क्लास के लेट हो रहे हैं, मेरी रूममेट ने कहा। मेरा रिएक्शन कुछ अजीब था। हाँ मुझे भी लगा, पहले भी लोगों ने कॉन्टैक्ट मांगा है, इस बार शर्माने जैसा क्यों लगा। वैसे ये लड़का सच में। और मैं कदम तेज कर लिए।
सिर झुकाए आगे बढ़ गई। सोंग यूनैन बस मेरी पीठ देखती रही। दिल की उत्तेजना धीरे धीरे एक हल्की सी खटास में बदल गई। जब तक मैं भीड़ में पूरी तरह गायब नहीं हो गई, वो होश में नहीं आई। उसने फ़ोन में लिखा मेरा नंबर देखा, वही नंबर जो उसे अच्छी तरह याद था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इतनी जल्दी आ गई, ग्राउंड चले? सोंग यूनैन ने बिना सोचे साथ चल दी, क्योंकि उसे पता था मुझसे अगली मुलाकात ग्राउंड पर ही होगी। पर इस बार बैडमिंटन खेलने का उत्साह बिल्कुल नहीं था। पूरी तरह खोई खोई सी लग रही थी। उसकी फ्रेंड ने कंधा मार कर पूछा, आज क्या हुआ? कहीं और खोई हुई है? सोंग यूनिन ने बस होंठ भींचकर सिर हिलाया। आंखें बस एक दिशा में टिकी रहीं। उसकी नज़रों में मैं आ गई, बिल्कुल याद जैसी। एक बैडमिंटन का शटल सीधा मेरी तरफ आया। संभल कर सोंग यूनन मेरे आने से पहले ही मेरी तरफ दौड़ चुकी थी। ठीक हो? मैंने आंखें झुकाकर मुस्कुराया। ठीक हूँ, थैंक यू। मैंने अभी तक पूछा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? सोंग यूनन जवाब देने ही वाली थी कि मेरे शरीर से अचानक तेज सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। सोंग यूनैन ने बिना सोचे आंखें बंद कर ली। चारों तरफ अचानक बेहद शांति छा गई। उसे लगा जैसे कोई ताकत उसे तेजी से पीछे खींच रही हो। फिर पूरा शरीर भारी होकर किसी अनंत गहराई में गिरने लगा। सोंग यूनैन को नहीं पता कितनी ताकत लगाकर उसने आखिर आंखें फिर से खोली, पर सामने मैं नहीं थी। सिर्फ सफेद छत और लटकते झूमर की हल्की रोशनी थी। खिड़की के बाहर पूरी तरह उजाला हो चुका था। बगल में रखा फोन। इन दिनों बार बार यूनन के सपने आते हैं। हिसाब लगाऊं तो उसकी और जिन हुई की शादी की डेट भी पास आ रही है। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने हल्के से आगे कहा, सोंग यूनिन के साथ इस जन्म का साथ यहीं तक था। अगले जन्म? ये बात पूरी होने से पहले ही फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। सोंग यूनिन ने देखा, फोन की बैटरी खत्म होकर बंद हो गया था। उसने होंठ भींचकर फिर से सोफे पर लेट गई। छत पर लगे झूमर को घूरती रही। दिमाग खाली सा हो गया। रात वाला सपना था, पर उसे लगा सपने की हर बात इतनी असली थी। पता नहीं कितनी देर ऐसे ही बीती। दरवाजे पर तेजी से दस्तक की आवाज आई। बाई निंग निंग की आवाज आई। यूनैन, घर पर है क्या? सोंग यूनैन सोफे पर लेटी थी तभी हिली। धीरे से उठकर दरवाजा खोला। बाई निंग निंग का हाथ लगभग सोंग युन एन के चेहरे पर पड़ते पड़ते रुका। उसने सोंग युन एन की खून जैसी लाल आंखें देखीं। कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं मिले। सोंग युन एन ने एक नजर उस पर डाली। क्या हुआ? बाई निंग निंग को तब समझ आया कि सोंग युन एन काम पर नहीं गई थी और उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो देखने आई थी क्या हुआ। उसने पूछा, सोंग युन एन घर में छुपकर क्या कर रही है? इतनी देर बाद दरवाजा क्यों खोला? सोंग युन एन ने सिर झुकाकर कहा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। उसकी आवाज खासी भारी थी, पर लहजे में कुछ गलत नहीं लग रहा था। पर इतने सालों की दोस्ती से बाई निंगनिंग उसे बहुत अच्छे से जानती थी। सोंग यूनैन इतनी शांत बिल्कुल नहीं हो सकती। बाई निंगनिंग कुछ कहना चाहती थी, पर बोल नहीं पाई। बस देखती रही। सोंग यूनैन साफ कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। दोनों की दोस्ती विदेश में हुई थी। उस वक्त सोंग यूनैन बिल्कुल आत्माविहीन सी लगती थी। हॉस्टल, क्लासरूम, कैंटीन, बस यही 3 जगहें उसकी दुनिया थीं। अगर कोई उससे बात न करे तो वो खुद कभी नहीं बोलती। बाई निंगनिंग उसकी रूममेट थी। शुरुआत में बस हाय हेलो तक ही रिश्ता था। बाद में उसने देखा, सोंग यूनैन के फोन की स्क्रीन पर लाल बैकग्राउंड वाली एक फोटो थी। फोटो में लड़का करीब 20 साल का लग रहा था। आंखें चमकदार, मुस्कान धूप जैसी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्रश है क्या? हमेशा बेजान चेहरा रखने वाली सोंग यूनैन ने पहली बार सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। बॉयफ्रेंड है। बाई निंग निंग को लगा शायद वो शर्मा कर बहाना बना रही है। आखिर पहली मुलाकात से लेकर अब तक उसने कभी किसी पार्टनर की बात नहीं की थी। फिर इतने लंबे समय विदेश में रहकर भी अपने पार्टनर को एक फ़ोन तक नहीं करती। पर सोंग यूनैन का चेहरा थोड़ा डरावना लग रहा था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, इसलिए उसे हमेशा पता था सोंग यूनैन का कोई बहुत पसंदीदा लड़का है। बस दोनों ने कभी खुलकर इस बात को दोबारा नहीं छेड़ा। समय बीतने के साथ सोंग यूनैन भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। सोंग यूनैन शायद फिर से पहली मुलाकात वाली उसी हालत में लौटने लगी थी। यही सोचते हुए सोंग यूनैन नहाकर बाहर आ चुकी थी, बालों में तौलिया लपेटे। उसने बाई निंग निंग से पूछा, पैरेलल यूनिवर्स के होने पर यकीन है क्या? बाई निंगनिंग को उलझन हुई। पूछा, ये सवाल क्यों? सोंग यूनन ने होंठ हिलाए। आखिर में बस सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं। बाई निंगनिंग को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सोंग यूनन शांति से इमरजेंसी रूम में चली गई। बाई निंगनिंग चिंता से उसे रोकने लगी। सोंग यूनन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक हो। 7 साल पहले वाला एक्स बॉयफ्रेंड मर गया, इसमें कुछ खास दुख की बात नहीं, कहकर वो पलटकर चली गई। बाई निंगनिंग को फिर भी बेचैनी थी। वो अच्छे से जानती थी सोंग यूनन कैसी इंसान है। इस वक्त अगर उसने सू जिन हुई के साथ हनीमून कैंसिल कर दिया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर ही रुक गई। आधे घंटे के अंदर एक नर्स दौड़कर बाहर आई। बाई निंग निंग को बुलाया, बताया सोंग यूनएन की हालत ठीक नहीं लग रही। बाई निंग निंग बिना सोचे अंदर भागी। सोंग यूनएन को सहारा देकर इमरजेंसी रूम से बाहर लाया जा चुका था। नीली स्टेराइल यूनिफॉर्म पर खून के दाग थे। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। आंखों में कुछ नहीं था। हाथ इतने कांप रहे थे कि स्केल पेल तक नहीं पकड़ पा रही थी। बाई निंग निंग तुरंत आगे बढ़ी। नर्स से कहा, सोंग यूनन को आराम करने ले जाएं, ये ऑपरेशन वो खुद करेगी। सोंग यूनन को रेस्ट रूम में बिठाया गया। वो दीवार से टेक कर बैठी रही। आखिरकार उसका उलझा हुआ मन कुछ शांत हुआ। डायरेक्टर से कहा वो रिजाइन करना चाहती है।
सफेद बालों वाले डायरेक्टर ने सिर उठाया। अचानक रिजाइन क्यों? सोंग यून एन डेस्क के सामने खड़ी बेजान नजरों से डायरेक्टर को देखती रही। डायरेक्टर उठकर उसे सोफे पर बिठाने लगा। इतनी मुश्किल से विदेश से पढ़ाई करके लौटी, हॉस्पिटल ज्वाइन किया, अब अचानक छोड़ने की सोच रही है, कोई वजह तो बताओ। सोंग यूनन चुप रही। अभी अभी इमरजेंसी में उसने सारी तैयारी पूरी कर रखी थी, पर पेशेंट को अंदर लाते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। पहले जब वो नई नई स्केल पेल पकड़ती थी तब भी ऐसा नर्वसनेस होता था, तब वो जल्दी संभल जाती थी और असर भी अच्छा होता था। पर इस बार पलटकर लेटे पेशेंट को देखते ही उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। पेशेंट का चेहरा साफ था, पर उसकी नज़र में वो चेहरा खून से लथपथ दिख रहा था। उस पल उसे लगा जैसे किसी बंद कमरे में कैद कर दिया गया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, जब तक कि लेटे हुए उस इंसान का चेहरा मेरे चेहरे जैसा नहीं दिखने लगा। उसने डायरेक्टर को बताया कि वो इमरजेंसी रूम में नहीं जा पा रही। डायरेक्टर को याद आया इन दिनों हॉस्पिटल में कुछ बातें सुनाई दी थी। पूछा, क्या ये उस एनीमिया से मरने वाले पेशेंट की वजह से है? सोंग यूनन ने दर्द से सिर ऊपर उठाया। हाँ, भले उसे अच्छी तरह पता था कि मेरी बीमारी में कोई भी भगवान भी मुझे वापस नहीं ला सकता था, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी सोचने से, अगर उस दिन नियम तोड़कर इमरजेंसी रूम में चली जाती तो शायद नतीजा कुछ और होता। डायरेक्टर ने मुश्किल से सोंग यून एन के कंधे पर हाथ रखा। कहा, पहले घर जाकर आराम कर ले, रिजाइन की बात बाद में सोचेंगे। सोंग यून एन बेजान सी घर लौट आई। सोंग यून एन खुद को घर में बंद करके बाहरी दुनिया से 3 दिन तक कटी रही। सू जिन हुई तीसरे दिन रात को उसके घर आया। पहले मांगी गई फोटोज सब प्रिंट करा लाया था, एक अच्छी सी फोटो चुनकर फ्रेम भी करा लाया था। अगर सोंग यून एन को पसंद ना आए तो वापस जाकर बदलवा देगा। सोंग यून एन ने उसके हाथ से फोटोज ले ली। सू जिन हुई ने उसे देखते हुए बिना सोचे भौहें सिकोड़ी। ये फोटोज किस लिए चाहिए? सोंग यून एन ने सोचकर कहा, कोई अफसोस नहीं छोड़ना। सू जिन हुई को बात समझ नहीं आई, पर उसने आगे नहीं पूछा, बस चुपचाप बगल में बैठकर उसे देखता रहा। पता नहीं कितनी देर बीती। फोटो में मुझे लगातार घूरती रही सोंग यून एन आखिर नजरें हटाकर जैसे अचानक जिंदा हो उठी हो, उठकर किचन में चली गई। सू जिनहुई बस देखता रहा। उसने नूडल्स का कटोरा बनाया, खाने के बाद घर की सफाई शुरू कर दी, कोने कोने तक बहुत ध्यान से साफ किया। सू जिनहुई ने फोटो में उस छोटे लड़के को देखा। अचानक कुछ समझ आया। पूछा, क्या सोंग यूनैन इस बच्चे को वापस लाने की सोच रही है? सोंग यूनैन का टीवी स्टैंड साफ करता हाथ एक पल के लिए रुका। हाँ, भले नियमों के हिसाब से मुमकिन न हो, फिर भी वो पूरी कोशिश करके शियाओ छिंग को अपने पास लाएगी। सोचा, शियाओ छिंग ने पिछले 6 साल में बहुत तकलीफ झेली है। अगर मैं अभी भी होती तो अपनी पूरी कोशिश करती कि शियाओ छिंग खुश रहे। सोंग यून एन की आवाज़ इतनी धीमी थी कि सूजिन हुई सुन ही नहीं पाया। उसे नोटिस नहीं हुआ कि टेबल पर एक तेज ब्लेड रखा हुआ था। सोंग यूनैन ने मुट्ठी भींची, फिर सिर झुकाए सफाई करती रही। पिछली बार हॉस्पिटल से लौटने के बाद वो सीधा सो गई थी, फिर से उसी सपने में चली गई थी। सपने में वो फिर से मुझसे मिली, हमारी करीबी बढ़ी, पर कुछ ही देर में वो फिर सपने से बाहर आ गई। उसका मन करता था कि कभी न जागे, 24 घंटे उसी सपने में रहे, इसलिए उसने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी। पहले 2 दिन वो लगभग पूरी नींद में ही रही, पर बाद में गोलियों का असर खत्म हो गया। उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मुझसे मिलना भी बंद हो गया। इस एहसास से वो लगभग पागल होने लगी। एक पल के लिए तो उसके मन में आया कि खुद की जिंदगी खत्म कर ले, पर जैसे ही ठंडा ब्लेड उसकी कलाई की स्किन पर टिका, उसे मेरे फोन की रिकॉर्डिंग याद आ गई। अगर मरने के बाद सच में स्वर्ग जाना होता है तो मैं जरूर सोंग यूनैन का ख्याल रखूंगी, दुआ करूंगी वो हमेशा सेहतमंद रहे, जिंदगी में सब अच्छा हो। ये सोचकर वो ब्लेड नहीं चला पाई। अगर मैं स्वर्ग से उसे इस हालत में देखती तो कितनी परेशान हो जाती। सोंग यूनएन ने रात भर घर की पूरी सफाई की, फिर रात को ही बच्चों के काम आने वाली कई चीजें खरीद लाई। अगले दिन सुबह सुबह ही वो गाड़ी लेकर शियाओ छिंग वाले अनाथालय पहुंची। पहले खरीदी हुई चीजें डायरेक्टर को दी, फिर पूछा, शियाओ चिंग कैसा है? डायरेक्टर को सोंग यून एन याद थी। उसने आह भरकर सिर हिलाया, कहा, शियाओ छिंग यहाँ आने के बाद से ठीक नहीं लग रहा। सोंग यून एन डायरेक्टर के साथ एक छोटे क्लासरूम के बाहर पहुंची। खिड़की से अंदर देखा तो शियाओ छिंग कोने में झुककर बैठा था, सिर झुकाए पता नहीं क्या कर रहा था। डायरेक्टर ने फिर आह भरी, बिल्कुल ऐसा ही रहता है, यहाँ आने के बाद से हमेशा ऐसा ही है। उसका सामान ठीक करने की कोशिश की, पर वो अपना बैग कसकर पकड़े रहता है, किसी को छूने भी नहीं देता। खाना सोना तो ठीक से करता है, बस बात नहीं करता। कुछ खुशमिजाज बच्चों को उससे दोस्ती कराने की कोशिश की, वो उनसे भी बात नहीं करता। सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। डायरेक्टर ने सिर हिलाया। सोंग यूनन दरवाजा धकेलकर अंदर गई, फिर पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। किसी के आने की आवाज सुनकर भी शियाओ छिंग हिला नहीं। सोंग यूनन कुछ देर खड़ी रहकर धीरे से बोली, शियाओ छिंग। शियाओ छिंग ने अचानक सिर उठाया, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि उसे सुनाई तो नहीं दिया गलत। फिर पलटकर सोंग यूनन को देखा। सोंग यूनन ने बगल का स्टूल खींचकर बैठ गई, बाहें फैलाई। आजा। शायद देर तक झुककर बैठने से उसकी टांगें सुन्न हो गई थी। शियाओ छिंग उठकर थोड़ा लड़खड़ाया, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पास आया। सोंग यूनन ने उसके हाथ में कसकर पड़े छोटे बैग और घड़ी को देखा, दिल भर आया।
हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर शियाओ छिंग का सिर सहलाया। शियाओ छिंग के लिए एक गिफ्ट है, कहते हुए उसने सू जिन हुई की लाई हुई फोटोज निकाली, एक एक करके टेबल पर सजा दी। शियाओ छिंग, देख तो। शियाओ छिंग की नज़र तुरंत उन पर अटक गई। एक एक फोटो देखते हुए उसने देखा कि पहले जो फोटोज सॉन्ग यून एन ने उसे गोद में लेकर खींची थीं, अब उनमें सॉन्ग यून एन की जगह मैं दिख रही थी। उसे याद था, उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में फोटो खिंचवाते वक्त वो हंस भी नहीं पाया था। सारी फोटोज बहुत अजीब आई थीं, पर अब इन फोटोज में वो बिल्कुल नेचुरल हंस रहा था। यहाँ तक कि मेरा चेहरा भी बिल्कुल हेल्दी लग रहा था, जैसे उस दिन सच में मैं ही उसे अम्यूजमेंट पार्क ले गई थी और हमने साथ में खूब मस्ती की थी। शियाओ छिंग की आंखों से आंसू बांध तोड़कर बह निकले। वो खुद को रोक नहीं पाया, दौड़कर सोंग यून इनके गले लग गया, रुंधी आवाज में थैंक यू बोला। शियाओ छिंग को यह गिफ्ट बहुत पसंद आया। सोंग यून को पता था शियाओ छिंग को यह जगह पसंद नहीं। शियाओ छिंग होंठ भींचकर चुप रहा। सोंग यून के अनाथालय आने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि यह जगह मैंने खुद चुनी थी। शियाओ छिंग बचपन से मेरी बात मानता आया था। उसे डर था अगर सोंग यून के साथ चला गया तो मुझे पता चलने पर गुस्सा आएगा। सोंग यून को उसका मन समझ आ गया। सोंग यून ने शियाओ छिंग को बताया कि उस फोन में मेरी छोड़ी हुई बातें हैं। मैंने कहा था अफसोस है कि शियाओ छिंग को सबसे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाई, उसे बड़ा होते नहीं देख पाई। मजबूरी में इस अनाथालय में रहना पड़ रहा है। डायरेक्टर अच्छी इंसान है, पर यहाँ बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि हर किसी का पूरा ख्याल नहीं रख पाती। शियाओ छिंग का मन डोल गया, पर पिछली बार डायरेक्टर ने कहा था ये नियमों के खिलाफ है। सोंग यूनन हल्के से मुस्कुराई। नियम मरे हुए होते हैं, इंसान जिंदा। अगर शियाओ छिंग साथ चलना चाहे तो मैं जरूर उसे घर ले जा सकती हूँ। घर शब्द सुनते ही शियाओ छिंग का दिल जोर से धड़का। उसने मुट्ठी भींची ताकि फिर से रोना पड़े। ठीक है। शियाओ छिंग ने सोंग यून एन के साथ घर जाने की हामी भर दी। सोंग यून एन ने फिर उसका सिर सहलाया, हाथ पकड़कर डायरेक्टर के पास गई। इस बार शायद पहले ही बात हो चुकी थी। डायरेक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शियाओ छिंग की गोद लेने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। रजिस्ट्रेशन भी सोंग यून के नाम पर हो गया। घर जाते वक्त शियाओ छिंग फ्रंट सीट पर बैठा, दोनों हाथों से सीट बेल्ट पकड़े, बड़ा सा प्यारा लग रहा था। शियाओ छिंग ने पूछा, क्या वो सोंग यून एन को भाभी बुला सकता है? सोंग यून एन का हाथ स्टीयरिंग व्हील से लगभग फिसल गया। सोंग यून एन ने पूछा। शियाओ छिंग ने अचानक ये क्यों पूछा? शियाओ छिंग ने सिर झुका लिया। आवाज में फिर रुलाई भर आई, क्योंकि मुझे सोंग यून एन बहुत पसंद है। उस वक्त मुझे बुखार रहता था, मैं सोंग यून एन का नाम बड़बड़ाती थी। शियाओ छिंग छोटा जरूर था, पर मेरी बात समझता था। सोंग यून एन ने आंखें बंद कर लीं। इंसान जब होश में न हो तब जो कहता है, वो अक्सर होश में रहते सबसे छुपा हुआ ख्याल होता है, जिसे खुद उसे भी सोचने की हिम्मत नहीं होती। उसे फिर याद आया, ब्रेकअप से पहले हम दोनों हाथ पकड़कर मेरे कॉलेज में टहलते थे, बिल्कुल एक साधारण कपल की तरह, पेड़ों की छांव में, जमीन पर बिछे पत्तों पर चलते हुए। उस दिन चांदनी बहुत सुहावनी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, यून एन, जब मेरी मास्टर्स पूरी हो जाएगी तो हम शादी कर लेंगे। वो उस वक्त हंस पड़ी थी। कहा था, मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ? उसे अच्छी तरह पता था वजह ये थी कि उस वक्त मुझे अपने भविष्य का कुछ भरोसा नहीं था। वो मुझ पर तरस खाकर मुझे सहारा देना चाहती थी। पर कुछ ही समय बाद उसे स्कॉलरशिप मिल गई। उधर मेरी लैब में हादसा हो गया। फिर मैंने ब्रेकअप मांगा। वो गुस्से में विदेश चला गया। काश उस वक्त वो रुक जाता तो शायद हालात कुछ और होते। सोंग यून के सीने में इमोशंस उमड़ पड़े। गले में खून का स्वाद तक महसूस हुआ। भाभी, शियाओ छिंग की आवाज ने सोंग यून का ध्यान वापस खींचा। उसने पूरी ताकत लगाकर वो ख्याल दबाए। हाथ बढ़ाकर शियाओ छिंग का सिर सहलाया। भाभी बुला लो। सोंग यून को ये नाम पसंद आया। उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। शियाओ छिंग अपना छोटा बैग पकड़े सोंग यून के साथ घर लौट आया। सू जिन हुई। शियाओ छिंग को अपनाना सबसे सही फैसला था। शियाओ छिंग के सोंग यून के घर आने के बाद से सोंग यून फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो गई थी। बस अभी भी वो इमरजेंसी रूम में नहीं जा पाती थी। गंभीर मामलों में तो हॉस्पिटल में कदम रखते ही रिएक्शन शुरू हो जाता। सितंबर में शियाओ छिंग स्कूल जाने लगा। दिन में घर फिर से खाली हो जाता। पर्दे खींचे होने से घर में रोशनी काफी कम रहती। सोंग यून सोफे पर बैठकर रोज का दिखावा उतारती। आंखों में सिर्फ खालीपन और सूनापन बचता। उसने मेरा छोड़ा हुआ फोन खोला, फिर से मेरी छोड़ी बातें सुनने लगी। वो रिकॉर्डिंग्स असल में उसी के लिए थीं, ताकि वो जिंदा रह सके। जोर से मुंह मलकर सोंग यून कार की चाबी उठाकर घर से निकल गई। आधे घंटे बाद वो एक सफेद नक्काशीदार दरवाजे को देखते ही शेन अंकल तुरंत उत्साहित हो गए। सोंग यून के लिए एक ड्रिंक निकाली। वो और सोंग यून हाई स्कूल के दोस्त थे। कॉलेज में अलग अलग स्कूल में होते हुए भी एक ही शहर में रहते थे। शेन अंकल साइकोलॉजी में प्रोफेशनल थे। पहले सोंग यून उन्हें मजाक में कहती कि इलाज के बहाने बस बातें करने आती है। सोंग यून ने अपने चेहरे का हमेशा वाला शांत मास्क उतारकर शेन अंकल को बताया कि वो मजाक नहीं कर रही। शेन अंकल ने तभी गंभीर होकर सोंग यून के चेहरे को देखा। एक ही नजर में उठकर बगल में टंगा सफेद कोट पकड़ लिया। क्लिनिक साफ सुथरा, रोशन और खुला खुला सा था। सोंग यून शेन अंकल के सामने बैठी थी, फिर भी उसके होठों पर एक बनावटी सी मुस्कान बनी हुई थी।
शेन अंकल की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या हुआ? डेस्क पर एक बिखरा हुआ रूबिक क्यूब रखा था। सोंग यूनएन ने क्यूब हाथ में लेकर बेध्यानी से घुमाना शुरू किया। शू युयांग मर चुकी है। शेन अंकल के जुड़े हुए हाथ अचानक कस गए। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था सोंग यून एन और मेरे बीच का रिश्ता। आखिर पहले सोंग यून एन इलाज कराने के बहाने से ही मुझसे मिलने की पूरी कोशिश करती थी। भले पिछले कुछ सालों में सोंग यून एन से उनका संपर्क कम हो गया था, पर उन्हें पता था सोंग यून एन के दिल में मेरी जगह कितनी बड़ी है। वो एक पल के लिए चुप रहे, फिर पूछा, सोंग यूनेन अभी क्या सोच रही है? सोंग यूनेन ने सिर उठाए बिना वही सवाल पूछा जो पहले बाइनिंग निंग से पूछा था। कुछ लोग शायद किसी दूसरे टाइम में अच्छे से जिंदा हो। सोंग यूनेन की क्यूब घुमाती उंगलियां अचानक रुक गईं। वो वहीं रुक गई। पता नहीं कितनी देर बाद उसने सिर उठाकर शेन अंकल की तरफ देखा। शेन अंकल पता नहीं कब एक गिलास गुनगुना पानी भर लाए थे। सोंग यूनेन ने सारे सपनों की बातें साफ साफ बताई। सपने में जो कुछ हुआ वो सब बहुत असली लगा था। बताते बताते वो उत्तेजित हो उठी। शेन अंकल ने पूछा, क्या सोंग यूनैन को अभी भी मेरे सपने आते हैं? सोंग यूनैन के चेहरे पर अचानक उलझन छा गई। उसने सिर हिलाया। कुछ वक्त पहले जो मुझे सपने में देखा वो मेरी मौत के तुरंत बाद वाली बात थी। उस दौरान नींद की गोलियों की ज्यादा खुराक की वजह से बाद में वो रातों रात सो नहीं पाती थी। उसने अपनी दिनचर्या ठीक करने की कोशिश की, पर दिनचर्या नॉर्मल होने के बाद भी मुझे उसकी जिंदगी से पूरी तरह जा पड़ रहा है। इस बात से वो घबरा गई थी। सपना ही उसका इकलौता रास्ता था मुझसे दोबारा मिलने का। अगर उसे सपने में भी मुझे देखने का हक न रहा तो शेन अंकल को लगा सोंग यूनैन पागल हो जाएगी। सोंग यूनैन ने कहा वो सपने देखना चाहती है ताकि मुझसे मिल सके, भले सिर्फ सपने में ही सही। वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहती है। शेन अंकल ने ठंडी सांस ली। उन्हें लगा ये मामला सुलझाना मुश्किल होगा। सोच ही रहे थे कि सोंग यूनैन ने फिर से पूछा, बहुत मुश्किल है क्या? शेन अंकल ने सीधा सिर हिलाया। सोंग यूनैन जैसी स्थिति लंबे समय तक चले तो शायद डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बन सकती है। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते उनका काम था सोंग यून एन को इस मुश्किल से बाहर निकालना, न कि उसे और गहरे फंसने देना। सोंग यून एन ने निराश होकर लंबी सांस ली। हल कर चुके क्यूब को फिर से टेबल पर रख दिया। फिर से जिद पकड़ ली कि उसे सपने में मुझसे मिलना है। शेन अंकल ने आंखें फैलाकर उसे देखा। सोंग यून एन ने बेपरवाही से मुस्कुराया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सोंग यून एन जैसी इंसान को ऐसी हालत हो सकती है। शेन अंकल ने सिर हिलाते हुए कुछ दवाई दी। कहा, असर देखते हैं। सोंग यूनन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, दवाई लेकर वहां से निकल गई। घर पहुंचकर सोंग यूनन ने दवाई अपने कमरे में छुपा दी। शियाओ छिंग को पता नहीं चलने दिया। फिर टाइम देखकर शियाओ छिंग को स्कूल से लेने चली गई। घर जाते वक्त फ्रंट सीट पर बैठा शियाओ छिंग काफी एक्साइटेड लग रहा था। सोंग यूनन ने उत्सुकता से पूछा, क्या स्कूल जाना उसे इतना खुश कर देता है? शियाओ छिंग ने सिर हिलाकर बैग से एक कागज का फूल निकाला। भाभी देखो, टीचर ने आज मुझे रेड फ्लावर दिया इनाम में। सोंग यूनन ने मुस्कुराते हुए उसके गोल मटोल सिर पर हाथ फेरा। शियाओ छिंग तो सच में कमाल है। शियाओ छिंग तुरंत मुस्कुराया, आंखें बंद होने तक हंसा। सोंग यूनन ने हल्की सांस ली। आखिर बच्चे ही सबसे जल्दी भूल जाते हैं। अनाथालय से शियाओ छिंग को लाते वक्त सोंग यून एन को अक्सर रात में उसकी कंबल में छुपकर रोने की आवाज सुनाई देती थी, पर करीब 1.5 महीने के लगातार ध्यान से संभालने के बाद शियाओ छिंग शायद उन तकलीफ भरी यादों को भूल गया, पूरी तरह खुशमिजाज हो गया। यकीन है अगर मैं आज शियाओ छिंग को ऐसा देखती तो बहुत खुश होती। शियाओ छिंग स्कूल की बातें चहकते हुए बताने लगा। सोंग यून एन धैर्य से सुनती रही। ऐसे शांत सुकून भरे दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। 14 अक्टूबर की शाम। सोंग यून एन हमेशा की तरह सोने से पहले शियाओ छिंग को देखने आई। कहीं वो कंबल न फेंक दे, पर उसका दरवाजा खोलने से पहले ही अंदर से हल्की सिसकियां सुनाई दी। सोंग यून एक पल चुप रही, फिर दरवाजा खोलकर अंदर गई। वो बैठ गई। आज मेरा बर्थडे है, हम कल मुझसे मिलने जाएंगे। शियाओ छिंग का रोना तुरंत थम गया। सच में? सोंग यून एन ने आह भरी। हाँ बिल्कुल सच है, इसलिए अभी रोना बंद करो, वरना कल आंखें सूजी हुई देखी तो मुझे लगेगा शियाओ छिंग खुश नहीं है। शियाओ छिंग तुरंत आंखें मल लीं, रोना बंद कर दिया। उसने पिछले हफ्ते का टेस्ट पेपर पहनना चाहता था मुझे पता चले कि वो मेहनत से पढ़ रहा है, बड़ा होकर मेरी तरह अच्छे कॉलेज में जाएगा। सोंग यून एन ने शियाओ छिंग को बहुत अच्छे से पाला था। अब उसका चेहरा भी भरा भरा लगता था, कद भी काफी बढ़ गया था। वो मुस्कुराई। बिल्कुल, जो पहनना है पहनो, और आगे भी जब कभी मेरी याद आए तो बता देना, हम कभी भी मुझसे मिलने जा सकते हैं। शियाओ छिंग बार बार सिर हिलाया। आंखों में चमक आ गई। सोंग यून एन ने प्यार से उसका सिर। अगले दिन सुबह सुबह ही सोंग यून एन शियाओ छिंग को लेकर फूलों की दुकान गई, ताजे फूल खरीदे, फिर कब्रिस्तान की तरफ गाड़ी चलाई। कब्र की फोटो में मेरी मुस्कान वैसी ही थी। शियाओ छिंग ने पहले अपने चुने हुए सूरजमुखी कब्र के सामने रखे। भाई हैप्पी बर्थडे, उसने कहा। मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर उसने अपने बैग से 2 टेस्ट पेपर निकाले, लाइटर निकालकर पेपर जला दिए। ये पिछले हफ्ते का टेस्ट पेपर है, पूरे 100 नंबर आए। शियाओ छिंग ने फिर बैग से एनालिटिकल केमिस्ट्री की लेटेस्ट मैगजीन निकालकर आग में डाल दी। ये तुम्हारी पसंदीदा किताब है, पहले वाली नहीं मिली तो जेब खर्च से नई खरीद लाया। उसे बस याद था मैं अक्सर नई मैगजीन खरीद कर पढ़ती थी, पर उन मैगजीन में हमेशा शायद हल्की सी हवा चली। सोंग यून एन शियाओ छिंग को जमीन पर झुककर बैठे देखती रही। दिल में एक अजीब सी नरमी महसूस हुई। वो आगे बढ़कर हाथ में पकड़े लाल गुलाब मेरी फोटो के नीचे रख दिए।
नरमी से मुझसे कहा मैं बेफिक्र रहूं। शियाओ छिंग बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने जो बातें छोड़ी थी वो सब उसने सुन ली हैं। जो भी हो सके वो पूरी कोशिश करती है, पर मुझे भूल ना पाने के लिए सॉरी। सॉन्ग यूनन एक पल रुकी, फिर हाथ बढ़ाकर फोटो में मेरा चेहरा छू लिया, दिल में जोड़ा, अगर कोई बर्थडे विश हो तो सपने में आकर बता देना। सोंग यून एन और शियाओ छिंग ने कब्र पर बहुत सी बातें की। आखिर में बगल में मम्मी पापा की कब्र भी साफ करके निकले। सोंग यून एन ने शियाओ छिंग को फिर से एम्यूजमेंट पार्क ले जाया। इस बार कोई नहीं रोया, बस फोटो खिंचवाते वक्त शियाओ छिंग सोंग यून एन के बगल में जानबूझकर अपना दायां हाथ ऊपर उठाता ताकि कलाई पर बंधी वो काली घड़ी दिख जाए। उसकी ये छोटी हरकतें सोंग यून एन की नज़र से नहीं छुपी, पर उसने कुछ नहीं कहा। अक्टूबर के आखिर में सोंग यून एन फिर से शेन अंकल के साइकोलॉजी क्लिनिक पहुंची। कहते हुए वो पलटकर दूसरे कमरे में चले गए कुछ लाने के लिए। सोंग यून एन अकेली क्लिनिक में आई। शेन अंकल की खास हिप्नोसिस वाली आराम कुर्सी पर लेट गई। सफेद छत को घूरते हुए उसने अपने दिल की उम्मीद जबरदस्ती दबाए रखी। कुछ देर बाद शेन अंकल अंदर आए। पूरा क्लिनिक एक खुशबू से भर गया। ये नई रिसर्च वाली एक सुगंध थी जो सोंग यून एन को जल्दी हिप्नोसिस की हालत में लाने में मदद करती। उन्होंने फोन से एक शांत पियानो धुन भी बजाई। सोंग यूनन ने आंखें बंद कर लीं। पता नहीं वो खुशबू सच में असरदार थी या कुछ और। हर 2 मिनट में उसे नींद आने लगी। शैन अंकल की आवाज़ तभी सुनाई दी, अभी तुम एक घास के मैदान में खड़ी हो, हल्की हवा चल रही है। पीछे से पैरों की आवाज़ आई। सोंग यूनन को नहीं पता चला वो सच में हिप्नोसिस में गई भी या नहीं। वो न घास के मैदान में खड़ी थी, न कोई हवा उस पर आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद घना कोहरा था। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कोहरे में खड़े होकर उसे दिशा तक समझ नहीं आ रही थी। पीछे से हल्की हल्की पैरों की आवाज़ करीब आने लगी। सोंग यून एन का पूरा शरीर अकड़ गया। पलटने की हिम्मत नहीं हुई। उसे उम्मीद थी पीछे आने वाली मैं हूं, पर डर भी था कहीं पहचान न पाए। सोंग यून एन ने अचानक पलटकर देखा तो मैं मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसकी आंखें तुरंत भर आईं। बहुत दिनों बाद मिली शु युयांग। मैं भी मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद। सोंग यून एन की आंखों में आंसू आ गए। नजर धुंधली हो गई, फिर भी उसने पूरी कोशिश से आंखें फैलाकर मुझे साफ देखने की कोशिश की। होठों पर मुस्कान बनाए रखना भी नहीं भूली। दोनों काफी देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। सोंग यूनन का लालची मन चाहता था आगे बढ़कर मुझे गले लगा ले, पर उसने खुद को रोक लिया। मैंने कहा मेरी बर्थडे विश अभी तक उसे नहीं बताई। मैं मुस्कुराती हुई उसे देखती रही। नजरों में नरमी और दृढ़ता दोनों थी। यूनन, तुम्हें पता है मेरी विश क्या है? उसने सिर हिलाया। मैंने हैरान होकर कहा, तुम्हें पता है? सोंग यूनन, मेरी विश है तुम खुश रहो, सेहतमंद रहो, हर किसी से ज्यादा अच्छी जिंदगी जियो। ये मेरी हमेशा से यही विश रही है, चाहे ब्रेकअप से पहले हो या बाद में। सोंग यून एन के मुंह से निकल गया, तुम्हारे बिना मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मैंने सिर हिलाया। हमारा साथ बस इतना ही था। सोंग यून एन, तुम्हारा भविष्य अभी बहुत लंबा है। उसे लगा मेरे बिना भविष्य का कोई मतलब ही नहीं। सोंग यून एन बेचैन होकर आगे बढ़ी। मुझे गले लगाने ही वाली थी कि मैं धुएं की तरह बिखर कर दूसरी दिशा में जा बैठी। सोंग यून एन के दिल में डर लहरों की तरह उमड़कर उसे डुबोने लगा। सोंग यून एन, अलविदा। मैं आखिरी बार मुस्कुराकर एक कदम पीछे हटकर कोहरे में समा गई। शु यू यांग। सोंग यून एन मेरे गायब होने की दिशा में दौड़ पड़ी, पर सामने सिर्फ सफेद घना कोहरा था और कुछ नहीं। मैं जा चुकी थी। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। यूनान। शिन अंकल ने सोंग यूनान को कई बार हिलाया। जब आखिर उसने उस बुरे सपने जैसी हालत से आंखें खोली तब उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी वाली सुगंध सबसे ज्यादा शांत करने वाली मानी जाती थी। सोंग यून एन का रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोंग यून एन ने कई बार गहरी सांस लेकर अपनी इमोशंस को दबाया। उसने सिर हिलाया, कुछ नहीं। शेन अंकल की भौहें सिकुड़ी। उसे न बताने की मर्जी देखकर जबरदस्ती नहीं पूछा, बल्कि बात बदल दी। पिछली बार दी हुई दवाई का असर कैसा रहा? सोंग यून एन ने माथे का हल्का पसीना टिश्यू से पोंछा। असर काफी अच्छा है। उसने शेन अंकल को बताया। दवाई लेने के बाद कोई? शेन अंकल ने उसका एक्सप्रेशन देखकर समझ लिया वो झूठ नहीं बोल रही। कोई भी दिक्कत हो तो सोंग यूनन जरूर बताए। सोंग यूनन की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। हाँ। इसके बाद सोंग यूनन कई बार शेन अंकल के पास हिप्नोसिस के लिए आई, पर हर बार हिप्नोसिस नाकाम रहा। सोंग यून एन रोज खुद को दवाई की डोज का हिंट देती रही। आखिर साल के आखिर तक बीमारी पूरी तरह कंट्रोल में आ गई। वो हॉस्पिटल वापस ज्वाइन कर चुकी थी। फिर छुट्टी हो या ना हो, जब भी टाइम मिलता शियाओ छिंग को लेकर कब्रिस्तान भाग जाती। काम पर लौटने के बाद से व्यस्त होने की वजह से शियाओ छिंग को स्कूल से लेने कम ही जा पाती, इसलिए उसने बच्चों के लिए खास स्कूल बस अरेंज करवा दी। शियाओ छिंग जल्दी ही एडजस्ट हो गया। पर शियाओ छिंग के फाइनल एग्जाम वाले दिन सोंग यून एन ने छुट्टी लेकर स्कूल में उसका इंतजार किया, क्योंकि पिछली रात को मजबूरी में नहीं बल्कि खुद की इच्छा से कभी कोई शर्त नहीं रखती। सोंग यून एन को पता था ज्यादातर पेरेंट्स इस दिन बच्चों का एग्जाम खत्म होने का इंतजार करते हैं। उसके शियाओ छिंग को भी ये हक मिलना चाहिए, इसलिए वो आई। वो स्कूल गेट पर काफी देर तक शियाओ छिंग का इंतजार करती रही, पर वो बाहर नहीं आया। आखिर वो शियाओ छिंग के क्लासरूम की तरफ बढ़ी। क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से शियाओ छिंग की आवाज सुनाई दी। टीचर, ये पेंटिंग ठीक बनी है? बहुत अच्छी बनाई है। शियाओ छिंग में सच में टैलेंट है। सोंग यून एन क्लासरूम में गई तो देखा शियाओ छिंग डेस्क पर झुककर पेंसिल से कुछ बना रहा है। बगल में उसकी क्लास टीचर बैठी थी। यहाँ थोड़ा और सुधार हो सकता है। सोंग यून एन खांसने से खुद को रोक नहीं पाई।
शियाओ छिंग। शियाओ छिंग ने चौंक कर सिर उठाया, घबराकर टेबल पर झुककर पेंटिंग छुपा दी। बात रुक गई। क्लास टीचर ने सोंग यून एन से हेलो करके क्लासरूम से निकल गई। जल्दी ही कमरे में बस सोंग यून एन और शियाओ छिंग बचे। सोंग यून एन शियाओ छिंग के बगल में बैठ गई। पूछा वो क्या बना रहा है। शियाओ छिंग तुरंत शर्मा गया, उठकर टेबल का रास्ता खुला छोड़ दिया। सोंग यून एन ने नीचे नजर डाली तो एकदम रुक गई। टेबल पर एक साधारण सा ड्राइंग बुक रखा था। शियाओ छिंग के हाथ में भी बस साधारण सी पेंसिल थी। बुक में 3 लोगों की तस्वीर बनी थी। स्ट्रोक्स कच्चे थे, लाइनें भी सिंपल, पर सोंग यून एन साफ पहचान गई कि शियाओ छिंग ने हम दोनों और मुझे बनाया था। सोंग यून एन को लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने पंजा मार दिया हो। दर्द और नरमी दोनों साथ महसूस हुए। शियाओ छिंग उसका चेहरा देखकर थोड़ा असहज हो गया। बताया ये पेंटिंग नए साल पर उसे गिफ्ट करनी थी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोंग यून एन का चेहरा फिर सामान्य हो गया, मुस्कुरा दी। उसी रात सोंग यून एन ने शियाओ छिंग को सुलाते वक्त पूछा, क्या वो पेंटिंग सीखना चाहता है? शियाओ छिंग की आंखें और चमक उठी। हाँ, चाहता हूँ, सोंग यून एन ने कहा। उसे अच्छा टीचर ढूंढ कर देगी। कमरे से निकलते वक्त शियाओ छिंग के दिए स्पेशल गिफ्ट के बारे में सोचकर सोंग यून एन मुस्कुराई। शियाओ छिंग। इसी तरह उनका साथ रहते हुए पहला साल बीता। फिर शियाओ छिंग स्कूल जाता रहा। कुछ ही सालों में वो सोंग यून एन की छाती तक, फिर ठुड्डी तक बढ़ गया, मिडिल स्कूल पहुंच गया। फिर हाई स्कूल के 3 साल भी बीत गए। शियाओ छिंग खुद को बहुत लकी मानता था। प्यार में पला बढ़ा। मम्मी पापा ने उसे इस दुनिया में लाने की वजह भले शुद्ध न रही हो, पर कभी उसे नज़रअंदाज नहीं किया। भले 6 साल की उम्र तक उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, पर असल में मैं हमेशा उसे बहुत अच्छे से संभालती रही। भले वो कद में छोटा रहा, पर कभी भूखा नहीं सोया। यहाँ तक कि बिजली कड़कने या बारिश होने पर भी मैं उसे गोद में उठाकर सांत्वना देती। उसने कभी मुझे दोष नहीं दिया। 6 साल की उम्र के बाद सोंग यूनेन का घर में आना, उसे पता था सोंग यूने उसे पालने को राजी हुई सिर्फ मेरी वजह से। उसे अच्छा खाना मिला, गर्म कपड़े मिले, यहाँ तक कि उसे अपने शौक भी पूरे करने का मौका मिला। सोंग युन एन के कुछ दोस्त भी उससे बहुत अच्छे से पेश आते। नए साल या बर्थडे पर बड़ा सा रेड पैकेट भी देते। शियाओ छिंग हमेशा सोचता कि उसने पिछले जन्म में जरूर कोई बड़ा पुण्य किया होगा, तभी इस जन्म में इतने अच्छे लोग मिले। उसे हमेशा लगता था वो सोंग यूनेन के साथ ऐसे ही हमेशा रहेगा, जब तक उस दिन तक जब पेंटिंग क्लास से लौटा तो सोंग यूनेन सोफे पर बैठी थी। घर का माहौल कुछ अजीब लग रहा था। शियाओ छिंग ने भाभी पुकारा। सोंग यूनेन ने मुड़कर देखा। बताया उसका एडमिशन लेटर आ गया है। शियाओ छिंग सोफे के पास गया। टेबल पर एडमिशन लेटर करीने से रखा था। जिंगशी यूनिवर्सिटी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। उसने वही यूनिवर्सिटी और वही सब्जेक्ट चुना था जो मेरा था। उसे तुरंत समझ आ गया सोंग यून एन क्यों यहाँ बैठी है। सोंग यूनेन ने उसे पहले आर्ट कॉलेज जाने का सुझाव दिया था। उसने हामी भी भरी थी, पर बाद में छुपकर दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। उसने सिर झुकाकर कहा सॉरी, पर सोंग यूनेन को गुस्सा नहीं आया। शियाओ छिंग को देखते हुए उसकी नज़रों में कोई नाराजगी नहीं थी। उसने कहा शियाओ छिंग बड़ा हो चुका है। पेंटिंग कॉलेज का सुझाव मैंने बस इसलिए दिया था क्योंकि लगा तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें सच में केमिस्ट्री पसंद है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि यह फैसला मेरी वजह से ना हो, आगे कभी पछताना नहीं पड़े। शियाओ छिंग को राहत मिली। उसने दृढ़ता से कहा उसे कोई पछतावा नहीं। सोंग यूनेन मुस्कुराई, तो ठीक है, ये लेटर संभाल कर रख लो, कहकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। शियाओ छिंग को उसकी पीठ में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दिल घबरा गया। अगले दिन सुबह 7 बजे सूरज काफी ऊपर चढ़ आया था। शियाओ छिंग उठकर तैयार हुआ, कमरे से निकला तो सोंग यूनैन कहीं नजर नहीं आई। आमतौर पर चाहे काम पर जाना हो या नहीं, सोंग यूनैन इस वक्त तक जाग चुकी होती। भाभी, शियाओ छिंग ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। सोंग यूनैन का कमरा। शियाओ छिंग बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी देखा हमेशा बंद रहने वाली वॉक इन क्लोसेट का दरवाजा खुला हुआ था। ये क्लोसेट जब से वो यहाँ रहने आया हमेशा लॉक ही रहता था। सोंग यूनैन ने कभी उसे अंदर जाने ही नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों की अजीब हरकतें याद करके शियाओ छिंग का दिल अचानक धड़कने लगा। हवा में जैसे हल्की सी खून की गंध घुली हुई लगी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर क्लोसेट का दरवाजा खोला। अंदर देखा तो पूरा कमरा लाल गुलाबों से भरा था। दीवार पर एक छोटी फ्रेम में वो फैमिली फोटो टंगी थी जो उसने सोंग यूनैन के साथ पहले साल बनाई थी। भाभी? कोई जवाब नहीं आया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पास जाकर देखा। वेडिंग गाउन के किनारे तक बिछे गुलाबों के बीच एक शरीर लेटा था। भाभी? शियाओ छिंग दौड़ा। उसकी दाईं कलाई पर एक गहरा घाव था। गहरा लाल खून सफेद वेडिंग गाउन के किनारे को रंग चुका था। शियाओ छिंग ने तुरंत फोन निकालकर एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, पर फोन अनलॉक करने से पहले ही सोंग यूनेन ने उसकी कलाई पकड़ ली। जरूरत नहीं। सोंग यूनेन की आवाज बहुत हल्की थी, जैसे हवा का हल्का झोंका भी उसे उड़ा ले जाएगा। शियाओ छिंग की आंखों से पलक झपकते ही आंसू बहने लगे। उसे रोए हुए बहुत वक्त हो चुका था। सोंग यून एन में अभी भी हंसने की ताकत बची थी। बोली वो बहुत पहले से मुझसे मिलना चाहती थी। सोंग यून एन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का वसीयतनामा बना दिया था। सब कुछ शियाओ छिंग के नाम कर दिया। उसके जाने के बाद शियाओ छिंग खुद का अच्छे से ख्याल रखे। इतने सालों तक साथ रहने के लिए शुक्रिया शियाओ छिंग, वरना मैं
इतना दूर तक नहीं टिक पाती। सोंग युन एन की नज़र खालीपन में एक जगह टिकी हुई थी। धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। शियाओ छिंग ने देखा, उसकी भौहों की सिकुड़न धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। आखिरी शब्द की आवाज़ पूरी निकलने से पहले ही सोंग युन एन की आंखों की चमक पूरी तरह बुझ गई। आंखें बंद हो गईं। फिर कोई हरकत नहीं हुई। शियाओ छिंग को लगा जैसे उसके दिल पर जोरदार हथौड़ा पड़ा हो। दर्द से जोर से रोना चाहता था, पर आखिर में सिर्फ होंठ भींचकर रह गया, कोई आवाज़ नहीं निकाल पाया। कुछ दिन बाद शियाओ छिंग ने मम्मी पापा की कब्र के सामने खाना रखा, फिर सूरजमुखी मेरी कब्र के सामने रख दिए। आखिर में सोंग यून एन को गोद में उठाकर उसे लगा अब तक हम दोनों की मुलाकात हो चुकी होगी। शियाओ छिंग को अचानक एहसास हुआ वो बहुत देर से वहीं खड़ा है। आसमान से हल्की बारिश शुरू होने पर ही उसने गुलाब नीचे रखे, पलटकर वहां से निकला। आज से बस वो अकेला रह गया था, पर वो हम दोनों की बाहें लेकर अच्छे से जिंदगी जिएगा।